इतना स्लो है कि मुझे उनकी चैट अभी पता चला है कि उनको आवाज़ आ रही है। जी मैम, वो बता रही हूँ। चलें ठीक। मैं वो दूसरा लेक्चर खोल रही हूँ, अब मैं कर लूँगी इसको, ठीक है? यहाँ पे है ना, फोन नहीं चलता। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर महविश है। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक-ठाक हैं? उम्मीद है सब ठीक होगा आप लोगों की साइड पे। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम करवाया था डेंचर सॉफ्ट टिश्यूज़ लाइनर्स और हार्ड टिश्यू लाइनर्स, टिश्यू कंडीशनर्स पढ़ाया था। उसमें से उस लेक्चर में से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी किस्म की, कोई भी मसला आया है, आप लोगों ने जाके उसको पढ़ा है, कोई आपको किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसमें से मेरे साथ शेयर करें ताकि मैं आगे प्रोसीड करूँ। कोई आपको उस प्रीवियस लेक्चर में से? अच्छा, मैं चाह रही थी कि एक सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू लाइनर्स को मैं एक रिव्यू दे देती। मैं इसलिए वो वाला लेक्चर अपना खोलना चाह रही थी, अगर वो खुल जाता है तो। उसमें हमने सबसे पहले जो पढ़ा था वो मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें से उसमें हमने पढ़ा था सॉफ्ट, एंड पे जो हमारा रह गया था वो था सॉफ्ट टिश्यू लाइनर्स। उसमें मैंने आपको बताया था कि वो उसमें 2 तरह के वो आ जाते हैं, टेम्परेरी भी और परमानेंट भी आ जाते हैं। टेम्परेरी जो है वो उससे बहुत ज़्यादा मैच करते हैं जो टिश्यू कंडीशनर्स हैं, ठीक है? और जो परमानेंट हैं उनका जो है वो डिफर करते हैं टिश्यू कंडीशनर से। टेम्परेरी सॉफ्ट लाइनर्स जो हैं आर वेरी सिमिलर टू टिश्यू कंडीशनर्स एंड दीज मटेरियल्स आर नॉट एज सॉफ्ट एज अ टिश्यू कंडीशनर immediately after setting, but they retain their softness uh, for longer taking up to a month or two to नहीं है, वहाँ पे हम टेम्परेरी सॉफ्ट लाइनर्स पेशेंट को लगा के ताकि वो कुछ अरसे तक वहाँ पे मौजूद रहें, ठीक है? और टेम्परेरीली इम्प्रूविंग द फिट ऑफ एन इल फिटिंग डेंचर एंटिल सच अ टाइम। और जब टेम्परेरी सॉफ्ट टिश्यू लाइनर्स आप वहाँ पे भी यूज़ करते हो जहाँ पे आपने एक नया डेंचर बनाना है, वहाँ पे आप इस्तेमाल करते हो इसको, उससे पहले कि टेम्परेरी तौर पर उसको नीचे डेंचर के पुराने डेंचर के नीचे लगा के भेज देते हैं। डायग्नोस्टिक एड टू सर्टेन वेदर द पेशेंट वुड बेनिफिट फ्रॉम अ परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग। हाँ, और इसको आप परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग से पहले इस्तेमाल करते हो ताकि आपको पता चल जाए कि क्या मैं अगर परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग पेशेंट को देता हूँ तो वो उससे उससे उसको कुछ बेनिफिट्स भी होंगी या तब भी पेशेंट को वो डेंचर तंग करेगा या उसमें कोई मसला आएगा, ठीक है? दीज वर द इंडिकेशंस ऑफ टेम्परेरी सॉफ्ट लाइनर्स। फिर मैंने आपको परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल्स का बताया था। अनफॉर्चुनेटली मेरा लेक्चर इधर ओपन नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको बस हार्डली 5 to 10 मिनट्स में इसको रिवाइज करवाना चाह रही थी, क्योंकि मैंने आपको टिश्यू कंडीशनर्स और हार्ड रिलाइनर्स से रिवाइज करवाया था, ये रह गया था मेरा। परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल्स में मैंने आपको इंडिकेशंस बताई। थेराप्यूटिक मेजर्स फॉर पेशेंट्स हु कैन नॉट टॉलरेट स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड बाय हार्ड डेंचर्स। वो पेशेंट जो हार्ड डेंचर्स को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन पेशेंट्स में हम ये जो है परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल्स यूज करते हैं। मैनेजमेंट of edentulous patients with chronic pain, soreness or discomfort due to prolonged contact between rigid denture base। और कुछ पेशेंट्स जिनके
जो जिनकी डेंचर की वजह से वहाँ पे कुछ रेडनेस हो गई है, रैशेज आ गए हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते कि वो कोई हार्ड बेस को अपने मुंह में बर्दाश्त कर सकते, उन पेशेंट्स में भी आप परमानेंट जो है सॉफ्ट लाइनर्स लगा के भेज देते हैं कि ये परमानेंटली अब आपका, आइडली तो इट शुड बी सॉफ्ट, इट शुड रिमेन सॉफ्ट थ्रू आउट द लाइफ टाइम, लेकिन होता ऐसा नहीं है, ठीक है। और जो है इसके अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज देखें तो दे हार्डन्स बाय टाइम, इसको कुछ अरसा लगता है हार्ड होने में, और गुड ड्यूरेबल बॉन्ड विद डेंचर बेस। और एक जो लाइनर है उसका एक आइडियल प्रॉपर्टी तो ये होनी चाहिए कि इट शुड हैव अ प्रॉपर बॉन्ड विद द डेंचर, तो ये प्रॉपर्टी इसके अंदर मौजूद है परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग में कि इट हैज़ ए गुड ड्यूरेबल बॉन्ड विद द डेंचर बेस, इट इज़ मोर रेजिस्टेंस। और मैंने आपको बताया था कि लाइनर शुड हैव एन प्रॉपर्टी to overcome the growth of candida albicans, यानी कि वो उसको स्टॉप करना चाहिए, और इसमें ये रेजिस्टेंट होना चाहिए उसकी ग्रोथ में, तो इसमें ये रेजिस्टेंस है, इसमें ये पावर है कि ये कैंडिडा एल्बिकन्स की ग्रोथ को रोक सके, उसको रेजिस्ट कर सके उसकी ग्रोथ को, और बेटर वियर एंड एम्ब्रेजन रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसमें मैंने आपको एक अगर मेरी वो खुल जाए तो मैं आपको बताऊं, मैंने आपको इसमें एक वो बताया था, जस्ट अ मिनट, मैंने आपको इसमें एक टेबल बताया था, उस टेबल में हमने देखा था कि डेंचर सॉफ्ट लाइनर्स को हम फर्दर किन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो डेंचर सॉफ्ट लाइनर्स को हमने एक्रिलिक में, सिलिकॉन में और पॉलीफॉस्फाजिन में चेंज किया था, ठीक है। तो उसमें मैंने एक्रिलिक में आपको बताया 3 तरह के मैंने लाइनर्स में उसको डिवाइड किया था, डेंचर सॉफ्ट लाइनर्स को, नॉट हार्ड लाइनर्स, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट डेंचर सॉफ्ट लाइनर्स। वो एक टेबल था, मैंने आपको कहा था कि आपने उसको याद करना है। अगर ये खुल जाता है तो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ वो टेबल, यस। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एक्रिलिक है उसको फर्दर हम चेंज करते हैं कोल्ड क्योर में और हीट क्योर में, ठीक है। 2 तरह के इसको कैटेगराइज करते हैं, सिलिकॉन को भी हीट क्योर और कोल्ड क्योर में कैटेगराइज करेंगे, और पॉलीफॉस्फाजिन इटसेल्फ जो है वो, ये मेरा खुल गया वो लेक्चर। अब मैं आपको वो टेबल दिखाना चाह रही थी, थोड़ा सा रिवाइज, जब तक हम पीछे से चीज़ों को नहीं करेंगे और आगे भागते रहेंगे तो हमें ना पीछे से समझ आएगी ना आगे से समझ आएगी, इसलिए मैं चाह रही थी ये दोबारा रिवाइज करवा रही। अभी भी आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो मेरा प्रेफरेंस ये होगी कि मैं पहले इसको क्लियर करूँ और फिर आगे चलूँ, ठीक है। तो ये मैं आपको टेबल बता रही थी कि डेंसर सॉफ्ट लाइनर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू एक्रिलिक, सिलिकॉन एंड पॉलीफॉस्फाजिन, and the acrylic can be further categorized into cold cure and heat cure, right? और सिलिकॉन कैन बी कैटेगराइज इनटू हीट क्योर और कोल्ड क्योर, और कोल्ड क्योर जो है आगे से फर्दर कंडेंसेशन सिलिकॉन और एडिशन सिलिकॉन। कंडेंसेशन और एडिशन सिलिकॉन मैंने आपको बताया था, इट इज मच द सेम एज वी यूज्ड इन इम्प्रेशन मटेरियल्स, सिलिकॉन इम्प्रेशन मटेरियल्स, ठीक है, इसकी कॉम्पोजिशन अगर आपको वो याद है। फिर मैंने आपको बताया था कि कोल्ड क्योरिंग एक्रिलिक मटेरियल्स जो है, कोल्ड क्योरिंग एक्रिलिक मटेरियल्स जो है वो चेयर साइड रीलाइनर है, या आप उसको क्लिनिक में पेशेंट के अप्लाई करते हो, और जैसे आपने हार्ड रीलाइनर्स को अप्लाई किया था, कोल्ड क्योर की मैं बात कर रही हूँ, नॉट हीट क्योर। हीट क्योर का जब वर्ड आ गया तो इट मीन्स कि वो लेबोरेटरी प्रोसेसिंग होगी उसकी फर्दर, ठीक है। Or these materials harden within a period of a few weeks or at best a few months and cannot therefore be seriously considered as permanent soft linings. हम permanent soft linings की हमने बात की थी कि they remain permanent for a period of time. तो जो cold cure acrylic materials हैं आप इसको permanent नहीं use कर सकते क्योंकि they get hardens with passage of time or week or few, ठीक है। तो इसको हम टेम्पररी सॉफ्ट लाइनिंग कहेंगे। द केमिकल कंपोजिशन इज सिमिलर टू हीट एक्टिवेटेड। केमिकल कंपोजिशन तो हीट एक्टिवेटेड से ही सिमिलर होती है, सिर्फ एक्टिवेटर को छोड़ के, ठीक है। अगर हम हीट की और लॉन्ग टर्म लाइनिंग मटेरियल्स की बात करें तो ये परमानेंटली सॉफ्ट रहते हैं, काफ़ी अर्से तक ये सॉफ्ट रहते हैं। द हीट क्योरिंग मटेरियल्स आर प्रोसेस्ड इन द लेबोरेटरी एंड आर नॉर्मली अप्लाइड टू अ न्यू डेंचर एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन।
जब नया डेंचर बनने जाता है उसी टाइम आप इसके साथ अप्लाई कर देते हो उन पेशेंट्स में जिनमें मैंने आपको बताया था कि वो हार्ड बेस को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। इसकी फिर मैंने आपको ये कॉम्पोजिशन बताई थी और फिर मैंने आपको इसका प्रोसीजर बताया। सिलिकॉन के बारे में मैंने आपको बताया कि इट इज़ मच सिमिलर टू दोज सिलिकॉन मटेरियल्स दैट हैव स्टार्टेड इन इम्प्रेशन मटेरियल्स, ठीक है। और इसका जो आगे हम इसको कंडेंसेशन में और एडिशन में चेंज इसको हमने इसको डिवाइड किया था। तो कंडेंसेशन में इसकी पेस्ट और लिक्विड फॉर्म में होता है ये, अगर आप इधर से देखें, ठीक है। और उसका भी मैंने आपको प्रोसीजर बताया था कि हम इम्प्रेशन लेते हैं और किस तरह उसको आर्टिकुलेटर के ऊपर लगाते हैं और वहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। एडिशन जो है वो आता है कार्ट्रिज गन सिस्टम में आता है, ऐसे ही जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो। द एडिशन क्योरिंग सिलिकॉन्स हैव ओनली रिसेंटली बिकम अवेलेबल। दे आर अप्लाइड एज टू पेस्ट व्हिच आर प्रोपोर्शनल एंड मिक्स यूजिंग अ कार्ट्रिज गन सिस्टम। ये हाईली रेजिलियंट होते हैं, रिटेन सॉफ्टनेस एंड इलास्टिसिटी, लो टियर एंड एब्रेजन रेजिस्टेंस। इसकी आप प्रॉपर्टी इन ये प्रॉपर्टीज आपने इस तरह याद करनी है कंपैरिजन कर करके, ठीक है, फिर आपको मुश्किल नहीं होगी। स्क्रीन रुकी हुई है। महानूर आप देखिए मैं स्लाइड नंबर 36 में हूँ, अगर आपको वो नज़र आ रही है, स्लाइड नंबर 36। स्लाइड नंबर 2 आ रही है, 2 वो सोल्डरिंग की आ रही होगी, मैं आपको करवा रही हूँ। ठहर मैं दोबारा से शेयर करती हूँ स्क्रीन को। हाँ जी, अभी देखें स्लाइड नंबर 36 शो हुई है आपको। चलें ठीक है, ठीक हो गया। अब मैं स्लाइड नंबर 36 पे आपको एडिशन सिलिकॉन का बता रही थी कि दे आर हाईली रेजिस्टेंट, रिटेन सॉफ्टनेस एंड इलास्टिसिटी, लो टियर एंड एब्रेजन रेजिस्टेंस, लो बॉन्ड स्ट्रेंथ टू डेंचर बेस। जो इसका ड्रॉबैक है, मोर ससेप्टेबल टू ग्रोथ ऑफ, ये भी इसका ड्रॉबैक है कि इट डज नॉट रेजिस्ट द ग्रोथ ऑफ फंगल और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ, ठीक है। देर ऑल्सो प्रोसेस्ड इन लेबोरेटरी ऑन द फिटिंग सर्फेस ऑफ द डेंचर, ये भी लेबोरेटरी का प्रोसीजर है। आई एम टॉकिंग अबाउट एडिशन सिलिकॉन, राइट। अभी मैं आगे हूँ स्लाइड नंबर। पोलीफॉस्फेजिन आर सप्लाइड इन शीट फॉर्म एंड आर मैनिपुलेटेड इन ए सिमिलर मैनर टू हीट क्योर सिलिकॉन प्रोडक्ट्स। रिकमेंडेड क्योरिंग टाइम बताया हुआ है, ये आपने देखना है इसको, ठीक है। फिर हमने इन कंपैरिजन थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ की बात की थी कि द सिलिकॉन्स हैव गुड इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ एंड रिटेन देयर शेप आफ्टर सेटिंग डिस्पाइट बीइंग सब्जेक्टेड टू मैस्टिकेटरी लोडिंग, ठीक है। अगर हम एक्रिलिक मटेरियल्स की बात करें तो दे आर ठीक हो गया, ठीक हो गया मुझे। एक्रिलिक मटेरियल्स आर विस्को इलास्टिक एंड ग्रेजुअली बिकम डिस्टॉर्टेड। The silicons have good, the acrylic materials are viscoelastic and gradually become distorted. There is a tendency for the materials to flow away from areas of greater stress during causing the cushioning effect to be lost. मतलब ये एक्रिलिक मटेरियल्स की एक ड्रॉबैक है कि वो एरियाज ऑफ ग्रेटर स्ट्रेस से लो की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से उसका कुशनिंग इफेक्ट जो है विद पैसेज ऑफ टाइम खत्म भी हो जाता है। अच्छा, ये एक आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, द थिकनेस ऑफ सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ 2 to 3 मिलीमीटर इज रिक्वायर्ड फॉर एडिक्वेट कुशनिंग इफेक्ट, राइट। यहाँ तक हमने, उसके बाद सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड जो मटेरियल्स थे, रीलाइनर मटेरियल्स, यानी कि हम पेशेंट को हम कह देते हैं कि आप
ये ट्यूब परचेज कर लें और जब जब आपको जहाँ पे मसला हो आप इसको अप्लाई कर लें और इसकी जो मैनिपुलेशन है वो उसके पीछे, मैनिपुलेशन तो इसमें ज़रूरी नहीं होती, वो एक ही उसमें पेस्ट फॉर्म में मिल जाता है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से इसको रिकमेंड नहीं किया जाता। केसेस ऑफ इरिटेशन, severe bone loss and tumors related to the use of self administered dentures lining materials have been documented। इसकी वजह से इसको मना किया जाता है। ठीक, ये हो गया। अच्छा जी, ये तो था हमारा सारा रीलाइनर्स। मुझे उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह इसमें अभी कोई मसला नहीं होगा। इसको बड़े अच्छे तरह से आपने इसको इस तरह याद करना है कि आपने कंपैरिजन में इसको लिख लेना। आप अपने एक रजिस्टर लें, उसमें तीनों का कंपैरिजन बना के तीनों की प्रॉपर्टीज़ के सबसे पहले तो आप आइडियल प्रॉपर्टीज़ एक लाइनर की क्या होनी चाहिए, आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप उन तीनों को सामने रखें और देखें कि जो है वो क्या मसला है उसका, उस सॉफ्ट टिश्यू लाइनर का क्या प्रॉब्लम है जो हार्डी लाइनर्स में नहीं है, हार्डी लाइनर्स का क्या एडवांटेज है जो सॉफ्ट लाइनर में नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको याद करा। दैट्स ऑल फ्रॉम डेंचर रीलाइनिंग मटेरियल्स। अच्छा, आज जो हमारा मैं आप जो लेक्चर जो हमने स्टार्ट करना है आज, जो हमने वो है सोल्डरिंग, ठीक है। जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज सोल्डरिंग। सोल्डरिंग से आपको क्या समझ में आता है? सोल्डरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ना, ठीक है। सोल्डर, एक बॉन्ड बना देना। और होता ये है कि डेंटिस्ट्री में हमें काफ़ी चीज़ों को जो है वो आपस में कनेक्ट करना पड़ता है, उनको जोड़ना पड़ता है, ठीक है। और उसमें हम इस लेक्चर में देखेंगे सोल्डरिंग सोल्डरिंग के लिए माइंड मैप फॉर सोल्डरिंग, सोल्डरिंग मटेरियल्स कौन से यूज़ होते हैं, और कास्टिंग एंड सोल्डरिंग फ्लक्सेस क्या होते हैं, ठीक है। इसमें हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। Sometimes two pieces of metals have to be joined together। metals की मैं बात कर रही हूँ। as in case of large span bridges और splints which are cast in a number of separate units and are joined together, ठीक है। कई दफ़ा ये होता है कि हम बहुत जो बड़े ब्रिज होते हैं उसके डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग से कास्ट करते हैं और फिर उसको असेंबल करना होता है, आपस में उनको आपस में जोड़ना होता है, तो वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोल्डरिंग। तो अगर हम सोल्डरिंग को डिफाइन करें तो ये मैं आपको बताती हूँ सोल्डरिंग की डेफिनेशन। अगर हम देखें, द प्रोसेस ऑफ, मुझे कोई मैसेज आ रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रही मैम। चैप्टर ओके, ये है, मैं आपको अगर फिलिप्स में से बताऊं, डेंटल कास्टिंग एंड मेटल जॉइनिंग, और ये चैप्टर नंबर है, हाँ मुझे आपको पहले चैप्टर नंबर ही बताना चाहिए था। ये आप देखिए चैप्टर नंबर 16, डेंटल कास्टिंग अलॉयज एंड मेटल जॉइनिंग। मेटल जॉइनिंग मीन्स सोल्डरिंग, राइट। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप ना पहले स्लाइड की तरफ देखने से पहले आप पहले मेरी बात को सुने, ठीक है। सोल्डरिंग में आपने तीन आपको टर्म्स यूज होंगी जो आपको कंफ्यूज कर देती हैं, दैट इज सोल्डरिंग, ब्रेजिंग एंड वेल्डिंग। वेल्डिंग का वर्ड आपने बहुत कॉमनली सुना हुआ है, वेल्ड जी करवा लो, ये आपका कोई भी मेटल की चीज़ आपकी टूटती है आप कहते हैं उसको वेल्ड करवा लो। तो इन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इन तीनों डेफिनेशंस में। जो डेंटिस्ट्री है हम उसमें वेल्डिंग का वर्ड नहीं यूज़ करते, हम सोल्डरिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सोल्डरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रेजिंग एंड वेल्डिंग। अच्छा, अगर हम सोल्डरिंग की बात करें तो सोल्डरिंग होता यह है कि दो मेटल कंपोनेंट्स को हम जोड़ते हैं। शाहिना नुसरत का चैप्टर मैं आपको वो भी बता देती हूँ अगर आपने सामने उसको रखना है। महानूर, ये चैप्टर नंबर 15 है, ठीक है। ठीक है, अब आप लोग कॉन्सेंट्रेट करें अभी जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जब तक आप इसे सुनेंगे नहीं, ये देखिए ये स्लाइड्स तो आपको मिल भी जाएंगी और आपको सब जगह पे लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ आप इसको अंडरस्टैंड करें ताकि आपको समझ आ जाए, बस समझ आना ज़रूरी है। अगर सोल्डरिंग की डेफिनेशन की हम बात करें, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू मेटल पार्ट्स बाय फ्लोइंग अ थर्ड मेटल बिटवीन देम।
होता ये है कि अगर आप देखो वेल्डिंग जब होती है ना, तो वेल्डिंग में दो मेटल पार्ट्स जुड़ते हैं और हम हाई एक फ्लेम जलाते हैं जिसकी वजह से उसके पार्ट्स मेल्ट होते हैं और वापस में जुड़ जाते हैं। लेकिन सोल्डरिंग में क्या होता है, एक तीसरी मेटल को मेल्ट करके आप उन दो पार्ट्स को जिनको जोड़ना है उसके अंदर फ्लो करवा देते हो और एक बॉन्ड बन जाता है उनके दरमियान। सो वी कैन डिफाइन सोल्डरिंग इज a process of joining two metal parts by flowing a third metal between them. This filler metal is called a solder. और जो वो filler process is called soldering, और the filler metal which is used in between these two joining metals is called solder, right? Solder has a lower fusion temperature than the metal parts being joined. और जो सोल्डर है, जो जिस मेटल ने जोड़ना है, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर उन दोनों सबस्ट्रेट मेटल से, जिन मेटल्स को हमने जोड़ना है, उससे बहुत कम होता है उसका मेल्टिंग टेम्परेचर, क्योंकि अगर वो कम नहीं होगा तो फिर तो जॉइनिंग मेटल्स भी मेल्ट कर जाएंगी। तो हमने ऐसे सोल्डर यूज करना है, ऐसी मेटल एज ए सोल्डर यूज करना है जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर कम हो, ठीक है, उन दोनों मेटल से जिनको हमने जोड़ना है, ठीक है। तो मोस्टली ये होता है कि सोल्डर हैज ए लोअर फ्यूजन टेम्परेचर देन द मेटल पार्ट्स बीइंग जॉइंड। द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द सोल्डर शुड नॉट एक्सीड 450 डिग्री सी, ठीक है। और ये तो अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें, इसको हम दो तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप अ लोकलाइज्ड एरिया और जॉइनिंग द टू मेटल कंपोनेंट्स बाय यूजिंग अ फिलर मेटल एंड हीटिंग देम बिलो द सॉलिडस्ट टेम्परेचर एंड एट द लिक्विडस्ट टेम्परेचर बिलो 450 डिग्री सी। अच्छा, आपने सॉलिडस्ट टेम्परेचर और लिक्विडस्ट टेम्परेचर, अगर आपको इसका नॉलेज है तो फिर आप इस डेफिनेशन को समझ सकते हो। सॉलिडस्ट टेम्परेचर, ये आपने पढ़ा भी है मेटल्स में, सॉलिडस्ट टेम्परेचर वो मैक्सिमम टेम्परेचर है जिसपे एक मेटल जो है वो सॉलिड होती है। उसके बाद अगर आपने उससे ज्यादा एक्सीड करना शुरू कर दिया तो वो सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होता जाता है। तो वो मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच द मेटल इज अ सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडस्ट टेम्परेचर एंड एट द लिक्विडस्ट टेम्परेचर, और लिक्विडस्ट टेम्परेचर वो मैक्सिमम टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर जिसपे सारी मेटल जो है वो मेल्ट हो चुकी हुई है, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड लिक्विडस्ट टेम्परेचर। तो जो होता ही है कि बाय यूजिंग अ फिलर मेटल, ऐसी फिलर मेटल जिसका जो लिक्विडस्ट टेम्परेचर हो वो 450 डिग्री सी से कम हो। मैंने आपको बताया कि उसका फ्यूजन टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो अगर ये फिलिप्स की डेफिनेशन है, बेसिकली तो हम ये कहते हैं कि आप फिलिप्स से इसकी डेफिनेशन को याद करें, ठीक है। ऑन द अदर साइड अगर हम देखें तो व्हाट इज ब्रेजिंग, सॉरी ये ब्रेजिंग है, BRA, ठीक है। ब्रेजिंग ये होता है इसमें डिफरेंस सिर्फ ये आ जाता है कि ब्रेजिंग में जो सोल्डर मेटल है उसका फ्यूजन, उसका जो लिक्विडस्ट टेम्परेचर है वो 450 से अबव होता है और सोल्डरिंग में वो 450 से कम होता है। बस ये इसका फर्क है, ठीक है। और अगर हम ब्रेजिंग को मैं आपको डिफाइन करूं, अब आप सुने, द सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग प्रोसेसेस, ये दोनों प्रोसेस जो हैं इन्वॉल्व द मेटेलिक कंपोनेंट्स टू बी जॉइंड। इनमें दो सबस्ट्रेट मेटल्स होंगी, एक फिलर मेटल होगी, फ्लक्स होगा और हीट सोर्स होगी। द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग इज दैट ब्रेजिंग requires a heating temperature above 450 degree C and soldering is conducted below the temperature, ठीक है। आप सिर्फ इसको सिंपल वर्ड्स में याद करो कि ब्रेजिंग में जो टेम्परेचर, हीट टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड है वो 450 से ऊपर होना चाहिए, और जो सोल्डरिंग होगा उसमें टेम्परेचर जो है वो 450 डिग्री से बिलो होगा, ठीक है। हीटिंग टेम्परेचर आप कह लो अगर आप इसे सिंपल वर्ड्स में कहोगे। आपको सोल्डरिंग और ब्रेजिंग की समझ आ गई। तीसरी टर्म जो मैंने यहाँ पे उसका जिक्र अभी एंड पे करूंगी, वेल्डिंग मैंने यूज की। वेल्डिंग का जो डिफरेंस आ जाता है वो जो इन दोनों से आ जाता है, उसमें ये होता है कि उसमें हम ये जॉइनिंग मेटल नहीं यूज करते, इसमें वो जो दोनों सबस्ट्रेट मेटल्स है वही उन्हीं को इस्तेमाल किया जाता है जोड़ने के लिए, ठीक है। ठीक हो गया। तो हम वेल्डिंग जो है, वेल्डिंग सोल्डरिंग और ब्रेजिंग से इस तरह डिफर करती है कि उसमें हम वो जो है नई सोल्डर यूज नहीं करते, आप कह लें। द जॉइनिंग ऑफ टू और मोर मेटल्स बाय अप्लाइंग हीट प्रेशर और बोथ विदाउट अ फिलर मेटल टू प्रोड्यूस अ लोकलाइज्ड यूनियन अक्रॉस द इंटरफेस थ्रू फ्यूजन और डिफ्यूजन। और अगर किसी किसी अगर वेल्डिंग में अगर वो कहते हैं कि जरूरी नहीं कि फिलर मेटल्स ना, किसी किसी में यूज भी रहती है। अगर वो यूज हो फिलर मेटल, द थिकनेस ऑफ द फिलर मेटल इफ यूज मे बी सो मच ग्रेटर देन द कैपिलरी डायमेंशन एनकाउंटर्ड इन ब्रेजिंग। यूजुअली नो फिलर मेटल इज यूज इन वेल्डिंग। अगर आप ज्यादातर देखो तो वेल्डिंग में हम फिलर मेटल्स को यूज नहीं करते, ठीक है। अच्छा जी।
अब हम अगर अब यहाँ तक आप मुझे बताएं कि आपको सोल्डरिंग की समझ आई, सोल्डर का समझ आया, और सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में क्या चीज़ का डिफरेंस है ये समझ आया, मुझे ये पहले बताएं, फिर मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। अच्छा जी, चलें ठीक है। अभी हम थोड़ा सा हमने जब भी कोई मटेरियल स्टार्ट करना होता है, हमें सोल्डरिंग मटेरियल्स बेसिकली जो हमने करना है वो सोल्डरिंग मटेरियल्स के ऊपर बात करनी है कि कौन कौन से सोल्डरिंग मटेरियल्स डेंटिस्ट्री में यूज़ होते हैं, ठीक है। अगर इसकी हिस्ट्री पे हम बात करें तो गोल्ड सोल्डर्स यूज़ होते थे पहले किसी ज़माने में, ठीक है। अब तो गोल्ड इतना महंगा हो गया कि अभी वो यूज़ नहीं होते। इन 502 to 702 जो टाइम था, इसके दौरान गोल्ड ब्रिज वर्क वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रोमन्स। अदर कल्चर्स लाइक इजिप्शियंस एंड फिनोशियंस यूज्ड गोल्ड वायर्स टू होल्ड द पेल। यानी ये बताया जा रहा है कि हिस्ट्री में गोल्ड की ये इस तरह यूज होती थी चीजें। लेटर एज द यूज ऑफ मेटल्स केम इनटू डेंटिस्ट्री, सो देन द टेक्निक्स ऑफ सोल्डरिंग। पहले सोल्डर्स के तौर पे गोल्ड भी यूज होता था, जब जैसे जैसे मेटल इंट्रोड्यूस हुई तो जो है गोल्ड सोल्डर्स भी रिप्लेस हो गए विद मेटल्स, ठीक है, क्योंकि वो बहुत प्रीशियस मेटल है, हम उसको नहीं यूज कर सकते कॉमनली। ये टॉर्च जो हम यूज करते हैं इसकी पे हम बात करेंगे जब हम सोल्डर को इन डिटेल पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अभी आप ना, अब आप थोड़ा सा देखो कि मैं आपको पहले कंपोनेंट्स बताना था। अच्छा जी, सोल्डरिंग में अब हम उसको कितने पार्ट्स में हम उसमें, यानी हमारे उस प्रोसीजर में क्या क्या यूज होता है। उसमें सबस्ट्रेट मेटल यूज होंगी, उसमें एक जॉइनिंग मेटल विच इज कॉल्ड सोल्डर यूज होगा, फ्लक्स यूज होते हैं, फ्लक्स मैं आपको बताऊंगी क्या होते हैं, और एक हीट सोर्स होती है कि आपने हीट किस किस सोर्स से दी है, ठीक है, वो टॉर्च है या डायरेक्ट हीटिंग सिस्टम है, क्या सोर्स है उसका, ठीक है। तो सबस्ट्रेट मेटल के ऊपर अभी हम आते हैं। सबस्ट्रेट मेटल्स से आपको क्या समझ में आता है? सबस्ट्रेट मेटल वो है जिसको हमने जोड़ना है, ठीक है। वो कोई भी कनेक्टर है, कोई भी डेंसिस का पार्ट है, ठीक है, जिसको आपने करना है। तो ओरिजिनल प्योर मेटल दैट इज प्रिपेयर्ड फॉर जॉइनिंग टू अदर सबस्ट्रेट मेटल और अलॉय, उसको किसी और मेटल से आपने जोड़ना है या अलॉय से जोड़ना है। उसमें गोल्ड बेस्ड अलॉयज भी हो सकती हैं, बेस मेटल अलॉयज भी हो सकती हैं। देखो डेंसिस किस किस मेटल का बनता है वो, या कोई भी चीज़ है, या क्लैस्प है, कोई भी हमारा प्रोसेस यूज हो रहा है, वो गोल्ड बेस्ड है या बेस मेटल अलॉयज उसमें यूज हुए हैं, ठीक है। कंपोजिशन जो है डिटरमिन्स मेल्टिंग रेंज, ऑक्साइड फॉर्मेशन और वेटेबिलिटी ऑफ द सबस्ट्रेट बाय द मोल्टन अलॉय। कंपोजिशन जो है सबस्ट्रेट की वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये डिटरमिन करने के लिए कि वो उसके ऊपर कितनी इम्प्योरिटीज होंगी, ठीक है, और उसकी वेटेबिलिटी कितनी होगी विद द सोल्डर। यानी कि देखें, आपने कोई भी चीज़ अगर जोड़नी है ना, तो उसके ऊपर ना इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि उसके ऊपर वो जो हमने मोल्टन मेटल, वो जो हमने मेल्ट करके मेटल जिससे जोड़ना है वो फ्लो कर सके, ठीक है। तो ये कंपोजिशन बताती है कि इस पे कितनी, इस मेटल सबस्ट्रेट मेटल के ऊपर कितना इसका वो होगा, इम्प्योरिटीज होंगी, ऑक्साइड फॉर्मेशन होंगे, और इसकी वेटेबिलिटी यानी कैपेबल कितना है ये कि उसको अपने ऊपर फ्लो करवा सके। ये उसकी कंपोजिशन सबस्ट्रेट मेटल की डिटरमिन करती है। मेल्टिंग रेंज भी इसमें इंक्लूड है। ठीक हो गया, सोल्डरिंग का हमने सबस्ट्रेट को पढ़ लिया। सोल्डर का मैंने आपको बताया कि सोल्डर वो है जिससे हम जोड़ते हैं। उसके बाद अब फ्लक्स रह गया, अब फ्लक्स पे बात करते हैं। A metal surface free of any contaminant such as oxide is essential for the molten solder to wet the substrate metals. A flux is used to reduce the oxide, inhibit further oxidation and facilitate its removal. होता क्या है कि जो आप सबस्ट्रेट मेटल लेते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो उसके ऊपर और ऑक्साइड फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। ज़ाहिर बात है, हमारे एयर में ऑक्सीजन मौजूद है तो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो जाता है, ऑक्साइड लेयर होगी तो वो जो सोल्डर है वो उसके ऊपर फ्लो नहीं करेगा और जॉइनिंग नहीं ठीक से होगी। तो हमें कुछ ऐसा मटेरियल चाहिए जो इन इम्प्योरिटीज़ को, इन ऑक्साइड फॉर्मेशन को रोक सके, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्लक्स, ठीक है। और वो फ्लक्स कौन से यूज़ होते हैं, उसमें बोरक्स है और पोटाशियम फ्लोराइड है।
अगर आप इसको गौर करो तो मेटल सरफेस फ्री ऑफ एनी कंटामिनेंट सच एज ऑक्साइड्स इज एसेंशियल फॉर द मोल्टन सोल्डर टू वेट द सबस्ट्रेट मेटल्स. A flux is used to reduce this oxide formation, inhibit further oxidation, and facilitate its removal. ठीक है. The composition and cleanliness of the substrate metal and the temperature to which it is heated determine the wettability of the substrate by the molten solder alloy. The solder chosen must wet the metal. उसको जो सोल्डर आपने लिया उसको वो वेट करेगा तो वो उसको जोड़ेगा ना. ठीक है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लक्सेस. अगर हम ये तो मैंने आपको बता दिया ना, फ्लक्स हम यूज कौन से करते हैं, बोरक्स यूज करते हैं पोटेशियम. लेकिन सरफेस प्रोटेक्शन के तौर पे भी एक फ्लक्स यूज होता है दैट covers the metal surface and prevents access to oxygen. एक तो ये है कि आप इसको किसी चीज से कवर कर दो और उस मेटल का एयर के साथ वो ही ना हो, एयर के साथ उसका कांटेक्ट ना हो तो ऑक्सीडेशन रुक जाए. ठीक है. एक तो ये हो सकता है. या फिर कोई रिड्यूसिंग एजेंट हो जो ऑक्साइड जो रिड्यूस कर दे उन ऑक्साइड्स को जो बन गए हैं मेटल सरफेस के ऊपर. या फिर सॉल्वेंट हो, डिसॉल्व एनी ऑक्साइड प्रेजेंट एंड कैरीज देम अवे. ठीक है. तो ये बोरक्स और पोटेशियम फ्लोराइड में ये जो है मौजूद है, ये एबिलिटीज मौजूद हैं कि वो इसको क्लियर कर सके इसकी सरफेस को, सो दैट द सोल्डर कैन फ्लो ओवर द जॉइनिंग मेटल्स. फ्लक्स समझ आया आपको? ठीक है. तो सबसे पहले हमने सबस्ट्रेट मेटल्स पढ़ी, फिर हमने देखा कि सोल्डर क्या होता है और फ्लक्स देखा. अब हम हीट सोर्स पे भी एंड पे बात करेंगे. अच्छा, अब बोरक्स फ्लक्स की उन्होंने कॉम्पोजिशन बताई हुई है. उसमें बोरक्स ग्लास है, 55% डिजॉल्व कॉपर ऑक्साइड्स फ्रॉम द गोल्ड अलॉयज. बोरिक एसिड है वो 35% है, एड इन स्प्रेडिंग ऑफ फ्लक्स ऑन द सरफेस ऑफ हॉट मेटल. और सिलिका है, एड्स इन होल्डिंग द फ्लक्स इन पोजीशन ऑन द सरफेस ऑफ द हॉट मेटल. ठीक है. ये इसकी कॉम्पोजिशन और उसके आगे से फंक्शन बताए हुए हैं. ठीक है. ये आपने याद करना है. ठीक है. ये आपको आ सकता है कि बोरक्स फ्लक्स क्या होता है और फ्लोराइड फ्लक्स क्या होता है. ठीक है. और अगर हम फ्लोराइड फ्लक्स की बात करें तो पोटेशियम और अदर फ्लोराइड्स 50 to 60% होते हैं. इसमें भी बोरिक एसिड होता है, इसमें भी बोरक्स क्लास होता है और पोटेशियम और सोडियम कार्बोनेट होता है. ये कॉम्पोजिशन है दोनों फ्लक्सेस की. फ्लक्सेस इंपॉर्टेंट है. ठीक है. फ्लक्सेस क्या करता है कि उसकी वेटेबिलिटी को इंक्रीज करता है टू रिमूव द इम्प्योरिटीज एंड ऑक्साइड फॉर्मेशन ऑन द सबस्ट्रेट मेटल. बस इतना सा आपने ये इसको अपने जहन में रखना है. अच्छा, और कुछ एंटी फ्लक्सिंग भी यूज होते हैं. अगर हम चाहते हैं कि वो मेटल जो है इतने एरिया तक बस फ्लो करे, उससे आगे फ्लो ना करे, तो हम वहाँ पे एंटी फ्लक्सेस लगा देते हैं. ठीक है. An anti-flux is a material which is spread on the metal in order to confine the solder and to restrict its flow beyond certain limits. यानी आप देखो कि आपने दो मेटल्स को जोड़ना था. अब आप चाहते हो कि ये जो मेटल आप फ्लो करवा रहे हो ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया तक रहे, ये ना हो कि ये पूरी सबस्ट्रेट मेटल को कवर कर दे. तो वहाँ जहाँ तक आपने उसको रखना होता है वहाँ तक आप फ्लक्स को लगाते हो. उसके बाद एंटी फ्लक्सिंग साइडों पे कर देते हो कि वहाँ पे मेटल फ्लो ना करे, टू रिस्ट्रिक्ट द एरिया ऑफ flowing metal. तो अगर हम इसको डिफाइन करें, an anti-flux is a material which is spread on the metal in order to confine the solder and to restrict its flow beyond certain limits. अच्छा, आप मुझे बताएं, आपको कंफ्यूजन तो नहीं हुई यहाँ पे फ्लक्स और एंटी फ्लक्सिंग में? समझ आ गया इसका डिफरेंस कि फ्लक्सिंग हम क्यों करते हैं और एंटी फ्लक्सिंग क्यों करते हैं ड्यूरिंग सोल्डरिंग प्रोसीजर्स? ठीक है. ये इंशाल्लाह आप जाके फिलिप्स से या शाइना से जहाँ से भी पढ़ोगे आप, इट विल बी मोर क्लियर टू यू. जब भी नई चीज़ पढ़ते हैं उसमें थोड़ा सा मसला तो आता है. ठीक है. तो फ्लक्स में हमने दो तरह के पढ़े, एक हमने पढ़ा बोरक्स का और एक हमने पढ़ा फ्लोराइड फ्लक्स का. फिर हमने पढ़ा एंटी फ्लक्सिंग क्या है. अच्छा, अब मैं आपको ना थोड़ा सा आगे जाने से पहले रिक्वायरमेंट्स, एक आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्डर क्या होनी चाहिए आपके जहन में क्या आता है? सोल्डर को हम पढ़ेंगे. कि एक सोल्डर है उसकी जो है आइडियल प्रॉपर्टीज, अगर हम कहें कि जी हमें ये वाला सोल्डर यूज करना चाहिए, इसकी ये प्रॉपर्टीज है. आइडियल प्रॉपर्टीज एक सोल्डर की ये होनी चाहिए कि इट शुड बी रेजिस्टेंट टू टार्निश एंड क्रोयन. ये तो आप अब जब भी देख लें कि आप मेटल, किसी भी मेटल की अगर बात करते हैं तो इट शुड बी रेजिस्टेंट टू टार्निश. ये ना हो कि उसके ऊपर जंग लग जाए. जैसे ही पेशेंट लगा के जाए, चाहे वो प्रोस्थेसिस हो, चाहे वो सोल्डर हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो पेशेंट के मुंह में यूज होनी हो, तो उस पर वो नहीं आनी चाहिए.
जंग नहीं लगना चाहिए, ठीक है। और फ्यूजन टेम्परेचर रेंज ऑफ सोल्डर शुड बी एटलीस्ट 100 डिग्री सी बिलो दैट ऑफ कंपोनेंट मेटल्स। ये हम पहले भी इस पर बात कर सके हैं कि उसका जो फ्यूजन टेम्परेचर है वो कंपोनेंट मेटल से लो होना चाहिए, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर लो होना चाहिए, ताकि वो जो बेस सबस्ट्रेट मेटल्स है ये ना हो कि हम हीट करें तो वो भी मेल्ट होना शुरू हो जाए, ठीक है। Composition of composition of soliders should be nearer the component metals. At the same time, the solder in molten state should flow quickly. It should have the ability to wet the substrate metals and spread easily over the clean metal surface and into the gap. और इसमें ये ability होनी चाहिए कि ये fluidity, अगर हम बात करें कि ये easily flow कर जाए, और इसका जो composition है वो nearly same होनी चाहिए ideally to substrate metals, और इसकी wetting ability अच्छी होनी चाहिए कि वो easily flow करके एक जो है वो जॉइन एक जोड़ बना दे उसके। मोल्टन सोल्डर शुड एडेयर टू द मेटल पार्ट्स एंड शुड नॉट कॉज पिटिंग ऑफ द सोल्डर जॉइंट। ये नहीं होना चाहिए कि उसमें पिट्स हो जाए, वो एक बड़ा एक स्मूथ सा एक जॉइंट होना चाहिए उन दोनों के दरमियान। स्ट्रेंथ, अगर हम कलर की बात करें तो एक्सेप्टेबल कलर यानी कि स्ट्रेंथ एंड कलर ऑफ सोल्डर्स शुड बी एज नियर टू मेटल पार्ट्स बीइंग जॉइंट। एस्थेटिकली अगर हम बात करें तो उसका जो है वो वो होना चाहिए कलर, वो ज्वाइनिंग मेटल की तरह होना चाहिए, ठीक है। appropriate flow temperature और फ्यूजन टेम्परेचर शुड बी लो टू द ज्वाइनिंग मेटल्स। और एक्सेप्टेबल कलर, स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए, फ्लूइडिटी, वेटिंग, हमने बात करें, रेजिस्टेंस टू सरफेस डिग्रेडेशन, ठीक है, रेजिस्टेंस टू टार्निश एंड कोरोजन, ये सारी इसकी आइडियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अच्छा, अब हम सोल्डरिंग मटेरियल्स की बात करेंगे। सोल्डरिंग मटेरियल्स की बात करने से पहले थोड़ा सा आप इसका प्रोसेस 3 से 4 लाइनों में मैं आपका बताऊंगी कि होता क्या है कि द मोल्टन सोल्डर सोल्डरिंग प्रोसेस क्या है। द मोल्टन सोल्डर फ्लोज बाय कैपिलरी एक्शन बिटवीन एंड अराउंड द पार्ट्स टू बी जॉइंट एंड पार्शली अलॉयज विद द सरफेस लेयर of the metals to be joined. The bonding is by interfacial penetration of the solder alloy. होता क्या है कि दो मेटल्स को आप आपस में होल्ड करके रखते हो और उसके दरमियान वो मेटल को फ्लो करवा देते हो, ठीक है। सोल्डरिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर, और अगर आपसे कोई पूछे कि आप सोल्डरिंग प्रोसेस कहाँ कहाँ यूज करते हो तो असेंबलिंग अ ब्रिज, एक लॉन्ग स्पैन ब्रिज है, उसको आपने अलग अलग से उसकी कास्टिंग की और उसको असेंबल करने के लिए इस्तेमाल करते हो। बिल्डिंग अप कॉन्टैक्ट एरिया इन इनलेज एंड क्राउन्स, ठीक है, जब आप क्राउन्स और इनलेज पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उसके कॉन्टैक्ट एरिया को बिल्ड अप करने के लिए आप ये सोल्डरिंग प्रोसेस यूज करते हो। हाँ जी, मैं स्लाइड नंबर 16 पे ही हूँ ताहिरा, स्लाइड नंबर 16 पे ही हूँ मैं अभी। मैंने ये स्लाइड ऐड नहीं की थी कि मैं सोचा था कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी ये चीज़ें ना, मुझे लग रहा था कि कुछ स्लाइड्स में मिसिंग है तो इसलिए आप बस सुनते जाओ मेरी बात को कि एक सोल्डरिंग प्रोसेस मैंने आपको बताया, ठीक है। और फिर मैं आपको बता रही थी कि इसकी सोल्डरिंग प्रोसेस हम यूज़ किस लिए करते हैं। मैं स्लाइड नंबर 16 से आगे जाती हूँ। मैं मटेरियल्स पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड नॉलेज देना चाह रही थी कि इसका पहला जो है इसका वो जो फंक्शन है असेंबलिंग अ ब्रिज, दूसरा फंक्शन है बिल्डिंग अप कॉन्टैक्ट एरिया इन इनलेज एंड क्राउन्स, फिर जॉइनिंग पार्ट्स ऑफ ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेज। ऑर्थोडोंटिक्स अप्लायंसेज यानी ये जो आप ब्रेसेस यूज़ करते हो उसमें भी कई दफ़ा आप पार्ट्स को जोड़ने के लिए सोल्डरिंग करते हो। जॉइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ कास्ट पार्शियल लेंचेस, ठीक है, कास्ट पार्शियल लेंचेस के कंपोनेंट्स को, ब्रिज के कंपोनेंट्स को, ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस को और इनलेज और क्राउन्स को, यानी ये ऑपरेटिव में ऑर्थोडोंटिक्स में हर जगह पे ये सोल्डरिंग का प्रोसेस यूज होता है, ठीक है। फिर हमने देख लिया कि सोल्डर जो है उसकी क्या आइडियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है, उस पर बात कर ली। अब हम आ जाते हैं अच्छा मेथड्स। सोल्डर्स पे भी बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि सोल्डर्स जो हैं सॉरी सोल्डरिंग प्रोसेस जो है वो 2 तरह का होता है। एक्चुअली ये डॉक्टर नादिया का लेक्चर था जो वो चाह रही थी कि मैं इस लेक्चर को करवाऊँ क्योंकि उन्होंने आपको कंटिन्यू करवाना है। मैं कुछ चीज़ें इसमें ऐड करना चाह रही थी तो वो मैं सोचा था कि आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो उसमें एक मेथड्स ऑफ सोल्डरिंग है जो शायद आगे डॉक्टर नादिया भी आपको एक्सप्लेन करें कि 2 तरह की मेथड्स हैं। एक तो है फ्री हैंड सोल्डरिंग, आप इसको सुने, ठीक है, आप कॉन्सेंट्रेट करें कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। फ्री हैंड सोल्डरिंग से आपको ये समझ आता है कि आपने दोनों हाथों से सबस्ट्रेट को पकड़ा और उसके दरमियान मेटल को फ्लो करवा दिया। अगर आप
देखें, द टू मेटल पीसेस आर कोटेड विद सोल्डर एट द एरिया फॉर जॉइंट, देन दीज कोटेड एंड्स आर हेल्ड टुगेदर। पहले आपने दो मेटल पार्ट्स को मेल्टेड सोल्डर से कोट कर दिया और फिर उसको दोनों हाथों से पकड़ के आपस में जोड़ दिया, हेल्ड टुगेदर इन ए फ्लेम अंटिल द सोल्डर फ्यूजेस। दिस इज a quick method and is used only to join wires which can be bent and shaped. The disadvantage इसका ये है कि वो आपका हाथ हिल सकता है, ठीक है। पोजिशनिंग पार्ट्स कैन, इनकरेक्ट पोजिशनिंग ऑफ पार्ट्स कैन अकर, यानी कि आप गलत भी उसको जोड़ सकते हो। ये होगी फ्री हैंड सोल्डरिंग जो कि बहुत इजी है। दूसरा जो है वो इन्वेस्टमेंट सोल्डरिंग है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सोल्डरिंग में क्या कैसे करते हो कि जैसे आपने एक डेंचर को पूरा कास्टिंग रिंग के अंदर रखा और वो सारी इन्वेस्टमेंट की, उसी तरह आप उसकी सोल्डरिंग प्रोसेस करते हो। होता क्या है, the metal pieces to be joined together are assembled in a position with a moderate gap of 0.1 millimeter produced by placing up एक tin foil आप उन दोनों के दरमियान रख देते हो सबस्ट्रेट मेटल के। This assembly is first joined with, फिर उसके अंदर sticky wax के साथ उसको जोड़ देते हो। Then the whole structure is embedded in investment plaster keeping area of joint uncovered। फिर आप उसको investment plaster के अंदर रख देते हो। इससे ये होता है कि करेक्ट पोजीशन में वो जुड़ता है ना, और ना उसकी हिलने का कोई इसमें खतरा होता है, ठीक है। तो दो तरह की आपने जाके, शायद शाहिना नुसरत में आपको मिलेंगे प्रोसीजर्स, फ्री हैंड सोल्डरिंग और इन्वेस्टमेंट सोल्डरिंग, ये आपने वहां जाके इसको देखना है। और वंस प्लास्टर इन्वेस्टमेंट प्लास्टर हैज सेट हार्ड, द स्टिकी वैक्स एंड टिन फॉयल आर रिमूव्ड बाय बॉइलिंग वाटर और प्री हीटिंग एंड सोल्डरिंग इज कैरिड आउट एज क्विकली एज पॉसिबल। फिर जब वो आप उस उधर से उसको बॉयल आउट कर दोगे तो उस जगह पे फिर आप सोल्डर मेटल को फ्लो करवा दोगे, ठीक है। ये तो हो गया, मैंने सोल्डरिंग प्रोसेस थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन करना था। अब हम आ जाते हैं कि सोल्डर्स जो हैं वो कौन से डेंटिस्ट्री में यूज होते हैं। उसमें आ जाता है गोल्ड सोल्डर्स और सिल्वर सोल्डर्स, ठीक है। इनकी कॉम्पोजिशन हम देखेंगे और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। गोल्ड सोल्डर्स की अगर आप कॉम्पोजिशन देखें तो इसमें 45 से 81% जो है वो गोल्ड यूज होता है। सिल्वर इसमें 8 से 30% है, कॉपर 7 से 20% है और जिंक और फास्फोरस है। गोल्ड एंड कॉपर आर द प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स। फाइनेस इज यूज्ड टू इंडिकेट द पार्ट्स ऑफ गोल्ड और इंक्रीज रेजिस्टेंस टू सरफेस डिग्रेडेशन। गोल्ड इज़ वेरी बायोकम्पैटिबल, इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से ये गोल्ड जो है वो यूज़ होता था। ज़्यादातर 18 से 20 कैरेट विद ए मेल्टिंग रेंज ऑफ 750 टू 850 डिग्री से यूज़ होता है। गोल्ड सोल्डर्स आर यूज्ड फॉर कास्ट गोल्ड कंपोनेंट्स, जहाँ पे आपने गोल्ड कंपोनेंट्स को सोल्डरिंग करनी हो। बॉन्डिंग ऑफ प्रिसीजन अटैचमेंट्स आप आगे प्रोसेटिंग में पढ़ोगे, ठीक है। उनकी बॉन्डिंग के लिए टू कनेक्ट रॉड गोल्ड क्लैस्प टू डेंचर बेसिस, क्लैस्प को डेंचर बेसिस के साथ अटैच करने के लिए भी आप गोल्ड सोल्डर्स को यूज करते हो। और जो फ्लक्स आप यूज करते हो गोल्ड सोल्डर्स के साथ वो सोडियम टेट्राबोरेट है और 45% और 35% बोरिक एसिड है और 10% सिलिका, ठीक है। एंटी फ्लक्स जो आप इसमें यूज करते हो वो सस्पेंशन ऑफ ग्रेफाइट चॉक और रॉड्स है, ठीक है। अब आपने गोल्ड सोल्डर्स में क्या बातें याद करनी है, एक इसकी कॉम्पोजिशन देखनी है, दूसरा आपने देखना है कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है गोल्ड सोल्डर, इसमें फ्लक्स कौन सा यूज हुआ है और एंटी फ्लक्स कौन सा यूज हुआ है, ठीक है। और अगर हम सिल्वर सोल्डर की बात करें तो सिल्वर सोल्डर में 10 to 80% सिल्वर है, 10 to 50% जो है वो कॉपर यूज हुआ है, जिंक जो है वो 4 से 35% यूज हुआ है, निकल टिन निकल टिन क्रोमियम और फास्फोरस है, ठीक है। इट इज यूज फॉर सोल्डिंग स्टेनलेस स्टील एंड बेस मेटल अलॉयज। रेजिस्टेंस टू सरफेस डिग्रेडेशन इज नॉट पॉसिबल, इसमें थोड़ा सा सरफेस डिग्रेडेशन का चांसेस होते हैं जिसकी वजह से जो है इसका एक ड्रॉबैक आप कह लें, ठीक है। फ्लक्स जो इसमें यूज होता है वो पोटाशियम फ्लोराइड प्लस बोरिक एसिड, ठीक है। उसमें जो गोल्ड सोल्डर में फ्लक्स यूज हुआ था वो 45% सोडियम टेट्राबोरेट प्लस बोरिक एसिड था, ये आपने डिफरेंस याद करना है। और जो सिल्वर सोल्डर्स में यूज होगा फ्लक्स वो फ्लोराइड फ्लक्स विद बोरिक एसिड यूज होगा, ये इसका डिफरेंस हो जाएगा, इसकी कॉम्पोजिशन का डिफरेंस आ जाएगा। और एंटी फ्लक्स भी इसमें जो है, एंटी फ्लक्स हमने गोल्ड में बात की कि हमने सस्पेंशन ऑफ ग्रेफाइट चॉक और रॉड्स यूज करेंगे, ठीक है।
मेल्टिंग रेंज हमने गोल्ड सोल्डर्स की बात की थी, जो मेल्टिंग रेंज है वो 750 से 850 के दरमियान है, जबकि जो सिल्वर सोल्डर में मेल्टिंग रेंज है, यानी उसको हम मेल्ट जो करते हैं टू मेक इट फ्लो इनटू द सबस्ट्रेट मेटल, वो 700 से 730 डिग्री सी तक होगा। ठीक है, हीट सोर्स पे भी अच्छा, जो हमने 5, अब हमने इसके कंपोनेंट्स की जब बात की थी तो हमने कहा था कि सोल्डरिंग में सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट मेटल्स हमने बात कर ली, सोल्डर की हमने बात कर ली कि सिल्वर और गोल्ड सोल्डर्स मोस्टली यूज होते हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज की बात कर ली, फ्लक्स हमने और एंटी फ्लक्सिंग देख लिया, और फ्लक्सेस कौन कौन से यूज होते हैं और फ्लक्स का क्या फंक्शन होता है, एंड पे रह जाता है हीट सोर्स। आज मैं आपको हीट सोर्स नहीं करवाऊंगी, हीट सोर्स जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी तक हम इसको दोबारा से एक दफा जितना हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक हो गया? ताकि आपको ये इस अभी तक आपको किस किस इस लेक्चर में कौन सी स्लाइड में फ्लक्स की नहीं समझ आई, किसी चीज़ की नहीं समझ आई, तो आप बताएं, मैं उसको रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, ताकि हम फिर जब डॉक्टर नादिया आपसे पूछें तो आपको ये लेक्चर आता हो, क्योंकि इंशाल्लाह कल वो आपको ये लेक्चर कंटिन्यू करवाएंगी। अभी आप मुझे बताएं कि आपको कोई स्लाइड नंबर या फ्लक्स की ना समझ आई हो, या किसी चीज़ की कॉम्पोजिशन की, किसी चीज़ की फंक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं समझ आई हो, तो शेयर करें। मैं आपको एंड के 5 मिनट्स में इसको क्विक इसका रिव्यू करवा दूंगी। फिर भी अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं, एनी क्वेश्चन प्लीज। तहरीम कह रही है फ्लक्स रिपीट करने। ओके तहरीम, मैं कर देती हूँ, मैंने अभी सारा रिपीट करवाना था। चले मैं आपको ना थोड़ा सा पहले बता दूं। अच्छा, अब सोल्डरिंग में एक प्रोसीजर है, उसमें सबस्ट्रेट मेटल्स होती हैं। सबस्ट्रेट मेटल्स वो होती हैं जिनको हमने ज्वाइन करना है। फिर एक सोल्डर होता है, जिस वो मेटल जिससे हमने उन दोनों मेटल्स को जोड़ना है। फिर है फ्लक्स। अच्छा, अब फ्लक्स जो है ये वो चीज़ है कि जो सबस्ट्रेट मेटल्स के ऊपर अगर कोई भी कंटेमिनेंट्स हैं, कंटेमिनेंट ज़्यादा क्या होता है कि वो जो सबस्ट्रेट मेटल है वो एयर के साथ रिएक्ट करके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर आ जाती है। ये फ्लक्स जो है ये उस ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करता है, क्योंकि अगर वो लेयर ऊपर होगी तो हमारा जो सोल्डरिंग मेटल है, जो जॉइनिंग मेटल है, वो फ्लो नहीं करेगी उनके ऊपर। जब वो फ्लो नहीं करेगी तो जॉइनिंग नहीं होगी। तो फ्लक्स का क्या काम है? टू मेक द सबस्ट्रेट मेटल, उसकी सरफेस को फ्री ऑफ एनी ऑक्साइड और एनी कंटेमिनेंट। समझ आया तहरीम? आपको तहरीम पूछ रही थी मुझसे फ्लक्स का कि फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स का फंक्शन क्या है। समझ आया तहरीम? अनम्यूट कर दें स्टूडेंट्स को ना, अनम्यूट कर दें। ठीक है तहरीम, फ्लक्स ये होता है। अब हमने ये देखना है फ्लक्स को, अगर हम इसकी मतलब डेफिनेशन अगर आप देखो तो आप इसको गौर करो कि a flux is a substance which is added in metals to assist in the separation of foreign substances from metals by forming a slag। ठीक है, वो उनके ऊपर से वो जो फॉरेन, जी स्टूडेंट्स को, हाँ जी सबको कर दें, ताकि मैं क्वेश्चन उसको जो है फॉरेन सब्सटेंस को रिमूव कर देता है उसके ऊपर से। ठीक है, ताकि हमारा जो सोल्डर है वो इजीली उसके ऊपर फ्लो कर सके। When metals or their alloys are heated to, होता क्या है कि जब हम मेटल को हीट करते हैं the oxygen acts on the surface of the metal and converts into an oxide। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम हीट अप करते हैं तो वो मेटल रिएक्ट कर जाती है एयर की ऑक्सीजन के साथ और ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, और जब भी मेटल के ऊपर ऑक्साइड की लेयर बनेगी तो सोल्डर उसके ऊपर फ्लो नहीं कर सकेगा। ठीक है, सुटेबल फ्लक्स व्हेन एडेड, अगर हम फ्लक्स ऐड कर देते हैं, combines with these oxides and protects the surface of the metal from further oxidation and helps the metal टू मेल्ट फ्रीली। फिर वो उसको फर्दर ऑक्सीडेशन से रोकता है। ठीक है, फ्लक्स।
और फ्लक्स जो है वो मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के जो फ्लक्स हैं हम यूज़ करते हैं। टाइप 1 जो है वो एक फ्लक्स एक ऐसा मटेरियल होता है, उसमें सरफेस प्रोटेक्शन, वो पूरी सरफेस को हम कवर कर देते हैं। कवर्स द पहला टाइप क्या है, कवर्स द मेटल सरफेस एंड प्रिवेंट एक्सेस, वो ऑक्सीजन के साथ उसका सामना ही नहीं होगा उस सरफेस का, तो वो ऑक्साइड नहीं बनेंगे। दूसरा टाइप ऑफ फ्लक्स वो है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस एनी ऑक्साइड प्रेजेंट एंड एक्सपोजेस क्लीन मेटल, वो जो ऑक्सीडाइज हो चुका है सरफेस उसको रिड्यूस कर देगा। तो टाइप 2 फ्लक्स जो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। टाइप 3 जो है वो सॉल्वेंट है, डिसॉल्व एनी ऑक्साइड्स प्रेजेंट एंड कैरीज देम अवे। तो 3 तरह के हो गए, एक कवर करता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है और एक सॉल्वेंट है, ठीक है। और अगर हम इसके नाम की तरफ जाएं, मतलब ये कौन से यूज होते हैं, तो इसमें मोस्टली बोरक्स और पोटेशियम फ्लोराइड फ्लक्सेस यूज होते हैं, ठीक है। बोरक्स फ्लक्स की आप फिर कॉम्पोजिशन देखोगे कि बोरक्स फ्लक्स जो है उसकी कॉम्पोजिशन, और फिर आप देखोगे कि इसमें कौन कौन से ऑक्साइड डिजॉल्व होते हैं, उसमें बोरिक एसिड होता है, सिलिका होता है, ठीक है। और फ्लोराइड फ्लक्स जो है उसमें पोटेशियम और अदर फ्लोराइड्स होते हैं, बोरिक एसिड होगा, बोरक्स ग्लास होगा, पोटेशियम और सोडियम कार्बोनेट होगा, ठीक है। पता नहीं आपको अनम्यूट इन्होंने किया है कि नहीं। अगर आप मुझसे कोई तहरीम आपको फ्लक्स का समझ आया, ठीक है, आपने जाके इसको फिलिप्स से या शाइना नुसरत से इसको पढ़ना है, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, और किसी क्लास में से किसी स्टूडेंट को किसी में ना समझ आई हो, सोल्डर की, फ्लक्स की, सबस्ट्रेट की, गोल्ड सोल्डर्स हैं उसकी कॉम्पोजिशन है, ठीक है। सिल्वर सोल्डर्स यूज होते हैं, गोल्ड सोल्डर्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, इसका मेल्टिंग रेंज क्या है, और ये इसका यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। फिर सिल्वर सोल्डर्स हैं, सिल्वर सोल्डर्स यूज फॉर सोल्डिंग स्टेनलेस स्टील एंड बेस मेटल अलॉयज, ठीक है। और इसका जो मेल्टिंग रेंज है हमने वो 700 से 730 डिग्री सी तक पढ़ा, इसका मेल्टिंग रेंज है, ठीक है। इसकी कॉम्पोजिशन में देखा कि क्या क्या मेन मेटल्स यूज हुई हैं, इसमें सिल्वर यूज हुआ है, कॉपर यूज हुआ है, जिंक, निकल, टिन, क्रोमियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है। एनी क्वेश्चन क्लास, एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेक्चर? सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और वेल्डिंग का डिफरेंस समझ आया? सॉलिडिस टेम्परेचर और लिक्विडिस टेम्परेचर क्या है वो समझ में आया? चलें, ठीक है। इट मीन्स कि लेक्चर इजी था आज का, इसमें कोई बोरिंग तो नहीं था, कोई मसला तो नहीं मेरे बिहाफ पे या कोई? तायरा, वेल्डिंग का टेम्परेचर वेरी कर सकता है, ठीक है। उसमें बुक में तो इसका कोई टेम्परेचर इस तरह की हमने वेल्डिंग की इधर इतनी बात नहीं की, जो अगर इसमें पढ़ेंगे हम इसको डिटेल में आगे ना, ये है वेल्डिंग का आगे पूरा टॉपिक, ठीक है, कि कौन कौन सी वेल्डिंग यूज होती है, ठीक है। अभी आपने सोल्डरिंग पे का देखो कि सोल्डरिंग के टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे, अभी वेल्डिंग है आपका आगे टॉपिक। ब्रेजिंग में जो है वो लिक्विड टेम्परेचर अबव 450 डिग्री सी है, और फ्यूजन टेम्परेचर जो सोल्डर मेटल का है, और जो सोल्डरिंग है उसमें 450 डिग्री सी से कम है। ये आपने फिलिप्स में चैप्टर नंबर 14 आई थिंक मैंने आपको बताया, उसमें जाके आपने जॉइनिंग ऑफ मेटल एक टॉपिक है, ठहरे मैं आपको, हाँ जी, जॉइनिंग ऑफ डेंटल अलॉयज, पेज नंबर 389 पे, उसमें बड़ा अच्छा तीनों में डिफरेंस बताया हुआ है। ये पूरा पैराग्राफ है क्लास 389 पेज ऑफ फिलिप्स। इसमें ये सोल्डरिंग, वेल्डिंग और ब्रेजिंग का डिफरेंस और बड़ा आसान अल्फाज में बताया। आपने यहाँ से ये पैराग्राफ देखना है जाके इसको, ठीक है, पेज नंबर 389। इसमें तीनों की डेफिनेशन दी हुई है और बड़े इजी वर्ड में।
फ्लक्स की डेफिनेशन मरियम कह रही हैं फ्लक्स की डेफिनेशन कर दे. फ्लक्स क्या होता है? अ फ्लक्स इज अ सब्सटेंस विच इज एडिड इन मेटल्स. वो हम मेटल्स के ज्वाइनिंग मेटल्स के ऊपर लगाते हैं टू असिस्ट इन द सेपरेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस फ्रॉम मेटल्स. ठीक है, वो जो भी फॉरेन सब्सटेंसेस या ऑक्साइड की लेयर बनी है वो उससे सेपरेट कर देता है ताकि वो जो सोल्डर है, जो ज्वाइनिंग मेटल है, वो उसके ऊपर फ्लो कर सके, कोई उसके दरमियान हर्डल ना हो और वो आसानी से ज्वाइनिंग उसकी हो जाए, उसके पार्ट्स असेंबल हो जाए. ठीक है, जिस चीज़ को हम ज्वाइन करने लगे हैं. और आपने शाहिना नुसरत से जाके पेज नंबर 340 पे मेथड्स ऑफ सोल्डरिंग है क्लास. पेज नंबर 340 पे मेथड्स ऑफ सोल्डरिंग है. ये दोनों मेथड्स आपने वहाँ से इसको याद करना है. ठीक है, मुझे अब आइडिया नहीं कि ये फिलिप्स में दिए हुए हैं कि नहीं. और सोल्डरिंग प्रोसेस इज यूज फॉर, ये 4 पॉइंट्स हैं पेज नंबर 340 पे. ये भी यहाँ से आपने याद करने हैं. ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. सोल्डरिंग प्रोसेस इज यूज फॉर और मेथड्स ऑफ सोल्डरिंग, ये आपने शाइना नुसरत पेज नंबर 340 से जाके इसको पढ़ना है. ठीक है, चलें चले ठीक है. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. होपफुली कि आज का लेक्चर आपको समझ, अगर कुछ नहीं भी समझ आया तो किसी ने परेशान नहीं होना, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे. अभी मैं आप लोगों का जो टेस्ट है वो उसका कंपाइल करने जा रही हूँ. अभी देखते हैं आप लोगों का क्या रिजल्ट आता है ओवरऑल इंशाल्लाह. अब मैं वहाँ जाके इसको कंपाइल करूँगी. तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ काइंडली इसको लिख लें, नोट डाउन कर लें, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. इकरा फिलिप्स में ये मैं आपको बता रही हूँ ना, चैप्टर नंबर 14 है, उसका पेज नंबर 389 ऑनवर्ड्स सारा दिया हुआ है सोल्डर्स का. ठीक है, 389 ऑनवर्ड्स, ये वहाँ से आपने पढ़ना है. दोनों चीज़ें मौजूद हैं. ठीक है, चलें ठीक है. ओके जी, अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है सब? जी, प्लीज़ अगर किसी को सही से समझ ना आ रहा हो या आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है तो चैट बॉक्स में एक मैसेज छोड़ दें. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. So today's lecture is basically about Mycobacterium tuberculosis. ठीक है, ओके. So let's start. सबसे पहले तो हम just to create a little interest in the topic, हम कुछ celebrities की photos लिखेंगे, ठीक है, who have been infected with this bacterium in some stage of their life. And as you all know that Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, he had pulmonary tuberculosis, and which was not cured till the end of his life. Okay, so he died of it. Second famous personality is John Keats. मेरे ख्याल है आप में से काफ़ी लोगों को आइडिया होगा about the famous poet. Okay, he also developed pulmonary tuberculosis. And third, I would like to share the famous movie star Amitabh Bachchan. He also developed tuberculosis, but he is a survivor, and it was liver tuberculosis. ठीक है, तो this was just to create a little interest in the topic कि हम जो बैक्टीरिया पढ़ने जा रहे हैं आज, it has infected a large population of the world, and some people were able to survive जो कि ऐसे टाइम पे
इसका शिकार हुए, जिस वक्त एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लाइन अवेलेबल थी और उन्होंने अपना ट्रीटमेंट पूरा करवाया। Okay, so let's get back to the lecture. So Mycobacterium tuberculosis is basically long, slender, non-motile rods which are stained by specific dyes and not by the typical dyes that we use in the gram staining. उससे ये स्टेन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? इसलिए क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है, जो इनका सेल वॉल है, उसके कॉम्पोजिशन आम बैक्टीरिया से कुछ डिफरेंट है और रादर इसके अंदर एक बहुत बड़ा कंपोनेंट जो है वो वैक्सीज का है, जिसकी वजह से ये जो वैक्सी लेयर है माइकोलिक एसिड्स की, ये जो है ना यूजुअल स्टेन्स जो ग्राम स्टेनिंग के हैं या जो वाटर बेस्ड स्टेन्स हैं, ये उनको अपटेक नहीं करते। ठीक है, सो वी हैव स्पेशल मैकेनिज्म्स जिनके जरिए हमने इनको स्टेन करना होता है टू विजुलाइज अंडर द माइक्रोस्कोप एंड टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ दिस बैक्टीरिया इन अ सैंपल व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम द पेशेंट। ठीक है, सो आई थिंक कि माइक्रोबायोलॉजी लैब में आप लोगों ने स्टेनिंग प्रोसीजर्स कर लिए हुए। ग्राम स्टेनिंग तो आपने डेफिनेटली कर ली हुई। आई थिंक आप लोगों ने जेडन स्टेनिंग या जी लेसन स्टेनिंग या एसिड फास्ट स्टेनिंग भी की होगी। अगर आपने नहीं की है तो एज सून एज दिस पेंडेमिक कम्स टू एन एंड एंड वी रिज्यूम द रूटीन क्लासेस, वी विल हैव अ यस ओके, आप लोगों ने कर ली हुई है। ठीक है, सो एग्जैक्ट स्टेप्स तो आपको भी याद नहीं होंगे क्योंकि वो तो रिपीटेड प्रैक्टिस से याद होते हैं, लेकिन हम एक चीज को डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि ग्राम स्टेनिंग क्यों एप्लीकेबल नहीं है और एसिड फास्ट स्टेनिंग या जील नेसल स्टेनिंग क्यों एप्लीकेबल है। सबसे पहली बात तो ये है कि एसिड फास्ट स्टेनिंग का मतलब क्या है, व्हाट डू वी एक्चुअली मीन जब हम कह रहे हैं कि कोई भी बैक्टीरिया एसिड फास्ट है। इसका मतलब ये है कि जो प्राइमरी स्टेन है, जो कि इस केस में कार्बोल फ्यूशन होता है, ठीक है, इसको ये इतनी जल्दी अपटेक कर लेते हैं या इतने अच्छे तरीके से अपटेक कर लेते हैं, एसिड फास्ट है, ठीक है ना। सो इसको अपटेक कर लेते हैं कि जब हम डीकलराइजर अप्लाई करते हैं, जो कि हमारे पास इनके केस में इथेनॉल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर है, तो जब हम डीकलराइजर अप्लाई करते हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता because the uptake of the stains is so good by these bacteria, but not every stain. जब हम ग्राम स्टेनिंग की बात करते हैं तो ग्राम स्टेनिंग पे ये कोई रिजल्ट नहीं देंगे। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर नॉट गोइंग टू से कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। ये ग्राम स्टेनिंग से स्टेन होते ही नहीं है। इसीलिए अगर मैं आपसे कहीं पे पूछूं कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस ग्राम स्टेनिंग पे क्या रिजल्ट देगा, तो आपने उसका आंसर यही देना है कि दे आर पुअरली स्टेन्ड बाय ग्राम स्टेन, ये कोई रिजल्ट नहीं देंगे, इसीलिए इनके लिए स्पेसिफिक स्टेनिंग अप्लाई की जाती है। मोस्टली बच्चे इसमें ये गलती करते हैं कि ये लिख देते हैं कि ये ग्राम नेगेटिव है, दीज आर नॉट ग्राम नेगेटिव। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग इज नॉट एप्लीकेबल हियर, इनको हम एसिड फास्ट स्टेनिंग या जील नेसन स्टेनिंग से स्टेन करते हैं। ओके, सो व्हाई इज दिस? बिकॉज इनकी जो सेल वॉल्स हैं वो अनयूजुअल हैं, इनमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, माइकोलिक एसिड्स हैं, जो एक वैक्सी लेयर क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्राम स्टेनिंग एप्लीकेबल नहीं होती। माइकोलिक एसिड along with polysaccharides and peptides, it creates a waxy layer on the surface that makes mycobacteria strongly hydrophobic and acid fast. अच्छा, अब ये जो सेल वॉल प्रॉपर्टीज हैं, इसकी वजह से इन बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना एनवायरनमेंट में भी इतना आसान नहीं है। ठीक है, अच्छा, और एक और बात ये है कि जो इनकी रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं, वो उसमें एक रोल इसका भी है, बिकॉज दे आर नॉट इजीली डिस्ट्रॉयड। ठीक है, सो दे विल रिमेन इन द एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्गर टाइम। ठीक है, सो इफ वी हैव टू डिस्ट्रॉय देम देन वी शुड हैव प्रॉपर डिसइंफेक्टेंट्स जिनकी मदद से इनको डिस्ट्रॉय किया जा सके, अदरवाइज दे आर गोइंग टू सर्वाइव इन द environment and reinfect or infect other persons in the same environment. So Mycobacterium tuberculosis is basically obligate aerobe.
ठीक है, इसका क्या मतलब है? दे आर स्ट्रिक्ट एरोब्स, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ये सर्वाइव करेंगे इन द हाईली ऑक्सीजनेटेड टिश्यूज। अब सबसे हाईली ऑक्सीजनेटेड टिश्यू कौन सा होगा? अपर लोब ऑफ द लंग, ठीक है, और इसके अलावा पार्ट ऑफ किडनी। ओके, सो अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अगेन मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि इसमें से हमें क्या क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, किस तरह से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, वो हमने कर लिया कि व्हाट इज एसिड फास्ट स्टेनिंग और क्यों एसिड फास्ट स्टेन होते हैं, ग्राम स्टेनिंग से क्यों स्टेन नहीं होते। नेक्स्ट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियम। ये हम अभी बच्चे मायरा, हम अभी ये आगे डिस्कस करेंगे, मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, ठीक है। वी हैव जस्ट स्टार्टेड। सो पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आपने ये 4 चीजें हैं, 4 कंपोनेंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है जब भी आपसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का स्ट्रक्चर या इसके विरुलेंस फैक्टर्स पूछे जाएंगे तो दे आर 4 इन नंबर, ठीक है। अपनी बुक पे मार्क कर लें इसको कि ये 4 कौन कौन से हैं जो आपने आंसर में बताने हैं। नंबर 1 इज माइकोलिक एसिड, जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं। C78 कार्बन नंबर 78 से लेके 90 तक वेरी करता है, ठीक है। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं कॉल्ड माइकोलिक एसिड्स इन द सेल वॉल। सेकंड है कॉर्ड फैक्टर। कॉर्ड फैक्टर का प्रॉपर नाम लिखा हुआ है ट्रेहेलोज डाइमाइकोलेट, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये क्या चीज है? ये ग्लाइकोलिपिड मॉलिक्यूल है जो सेल वॉल में प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, और प्राइमरीली ये लिपिड्स जो सेल वॉल की एक्सटीरियर पे प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो कॉर्ड फैक्टर है ये बेसिकली क्या करता है? ये इनकी अरेंजमेंट को इन्फ्लुएंस करता है इनटू लॉन्ग एंड स्लेंडर फॉर्म्स, गिविंग इट्स नेम एंड कोरिलेटेड विद द विरुलेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ये तो 2 कंपोनेंट्स हो गए। पहला कंपोनेंट क्या है जो मैंने आपको बताया? लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स है। सेकंड है कॉर्ड फैक्टर जिसका प्रॉपर एक नाम है, क्या है? ट्रेहेलोज डाइमाइकोलेट। थर्ड आपके पास जो कंपोनेंट है वो माइकोबैक्टीरियम की प्रोटीन्स हैं, ठीक है। ये प्रोटीन्स जो है इनकी सिग्निफिकेंस क्या है कि दे एक्ट एज प्रॉपर एंटीजेंस, ठीक है। जब इनको प्यूरिफाइड फॉर्म में ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो ये एक्ट करते हैं एज एंटीजेंस, ठीक है। जब कुछ वैक्सीन के साथ ये कंबाइन करते हैं तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। अभी हमने इम्यूनोलॉजी नहीं पढ़ी है, लेकिन जब हम इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हाइपर सेंसिटिविटी का, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या है? बेसिकली दीज आर द एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ पर्टिकुलर एंटीजन। और ये रिएक्शंस 4 टाइप के होते हैं। इसमें से जो टाइप 4 रिएक्शंस हैं उनको हम कहते हैं डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। बाकी सारे रिएक्शंस हम अभी नहीं पढ़ रहे। डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी भी हम अभी डिटेल में नहीं पढ़े, हम सिर्फ इतना डिस्कस कर रहे हैं इस टाइम पे कि जब ये एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर होगा तो ऑलमोस्ट आफ्टर 48 to 72 आवर्स बॉडी में कुछ रिएक्शन अगर ये प्रोड्यूस करता है, दैट वुड बी डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ठीक है। क्योंकि अभी हमने इम्यूनिटी का यूनिट स्टार्ट ही नहीं किया, इसलिए इसकी बहुत ज्यादा डिटेल शायद इस टाइम पे हम डिस्कस ना करें। हम इनको फर्दर जो हमारे इम्यूनोलॉजी के लेक्चर्स हैं उसमें डिटेल से पढ़ेंगे और फिर हम उसके ऊपर एक ये डिस्कशन भी करेंगे माइकोबैक्टीरियम के हिसाब से भी कि आपने डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। So these proteins are basically antigens in the purified protein derivative skin test. Mycobacterium tuberculosis की जो proteins हैं ये इनकी जो purified form है इनको हम skin में inject करते हैं, ठीक है। और फिर हमने उस reaction को वर्नियर कैलिपर की मदद से जो भी swelling हो उसकी measurements लेनी होती हैं और उसको हमने further interpret करना होता है कि ये क्या indicate कर रही है, ठीक है। ओके, इस टेस्ट के 2 नाम हैं, इसको प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट भी कहते हैं और इसको ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट भी कहते हैं। Yes, the people who have this type of hypersensitivity may be immunodeficient, ठीक है। स्पेसिफिकली टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी की बात करें हम, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की, ठीक है।
या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, यस दिस अकर्स इन द पर्सन जिनकी इम्यूनिटी लो होती है. सो अ लिपिड लोकेटेड इन द बैक्टीरियल सेल वॉल कॉल्ड थिकोसेरोल डाइमाइकोसिरोसेट. ठीक है, ये भी नाम आपने याद रखना है. इट इज रिक्वायर्ड फॉर पैथोजेनेसिस इन दी लंग. तो ये 4 कंपोनेंट हो गए. अब हमने पहले इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स पढ़े थे? पहले हमने पढ़ा था लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, फिर हमने कॉर्ड फैक्टर पढ़ा, फिर हमने ये पढ़ा कि बैक्टीरिया की जो प्रोटीन्स हैं ये प्यूरिफाइड फॉर्म में एज एंटीजन एक्ट करती हैं जो बॉडी में इंजेक्ट की जाती हैं, और फिर हमने उसके बाद लास्ट ये पढ़ा है थिकोसेरोल. ठीक है, तो ये 4 कंपोनेंट्स जब भी आपसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के विरुलेंस फैक्टर्स पूछे जाएंगे या स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स पूछे जाएंगे या यूनिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स पूछे जाएंगे तो आपने ये 4 अपने आंसर में लिखने हैं. बुक में इनको मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये बुक में अलग अलग नंबरिंग करके नहीं बताए हुए. ठीक है, ऑल्दो लिखे हुए हैं लिविंसन में, ये चारों कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं. जहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का, वहां पे इसके चारों विरुलेंस फैक्टर्स लिखे हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर नंबरिंग आपने खुद करनी है और चारों को आपने याद रखना है. ठीक है, अच्छा ये एक पिक्चर है, ये थोड़ा सा आपको बताने के लिए कि ये जो माइकोलिक एसिड लेयर है, दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरियम. ठीक है, एंड माइकोलिक एसिड की लेयर के नीचे जो सेकेंड लेयर है वो पेप्टाइडोग्लाइकन है. सो पेप्टाइडोग्लाइकन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जस्ट लाइक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, जिनमें दोनों में प्रेजेंट होती है, लेकिन वेरी करता है कि ये थिकनेस किस में ज्यादा है और किस में कम है. ग्राम पॉजिटिव में थिक होती है, एक्सटर्नल होती है, यानी इसकी लोकेशन डिफरेंट होती है. तो इसमें भी आप देख लें कि ग्राम नेगेटिव में जो है वो उसकी लोकेशन डिफरेंट है, थिन होती है, इंटरनल होती है, उसके बाहर लाइपोपॉलीसैकेराइड की लेयर होती है. इसी तरह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में भी ये लेयर पेप्टाइडोग्लाइकन की प्रेजेंट है, लेकिन इट इज कवर्ड बाय द माइकोलिक एसिड लेयर ऑन द एक्सटर्नल साइड. ठीक है, ओके. सेकेंड, ये जो प्रोटीन है जिसको हम यूज करते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड्स हैं, ये इसके सेल वॉल कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, जिनको हम प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, अच्छा अब ये जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं वो भी इसमें आपको नजर आ रहे होंगे, ग्लाइकोलिपिड्स भी हैं. ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकोलिपिड्स हैं. ठीक है, ये सारा ये इसका एक जनरलाइज स्ट्रक्चर है सेल वॉल का. ठीक है, ऑल्दो वी आर यूजुअली नॉट आस्क्ड टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर. जब हमारे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पे क्वेश्चन आएगा, इसका चांस कम है कि आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कहा जाए, लेकिन आपके जो इनिशियल चैप्टर्स हैं, आई थिंक इट्स चैप्टर नंबर 2 ऑफ द जनरल बैक्टीरियोलॉजी, जहाँ पे आपको ये बताया हुआ है कि ग्राम स्टेनिंग में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्या डिफरेंस होता है, वहाँ पे कंपैरिजन की डायग्राम में इसके साथ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की डायग्राम भी बनाई हुई है, जो कि आपको ये बता रही है कि ये एसिड फास्ट स्टेनिंग के लिए इसे ये यूज की जाती है, इसके ऊपर यूज की जाती है स्टेनिंग. तो वहां पे आपसे ये कहा जा सकता है कि कंपैरिजन में आप तीनों डायग्राम्स ड्रॉ करें, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव एंड एसिड फास्ट. ठीक है, तो इसलिए इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपने याद रखना है. Okay. One other important thing is tuberculosis is a fairly common disease. Almost 1/3 of the world's population is infected with Mycobacterium tuberculosis. ठीक है, तकरीबन 30 मिलियन लोग जो हैं उनमें ये डिजीज एक्टिव है. एशिया और अफ्रीका के जो ममालिक हैं उनमें ये डिजीज ज्यादा कॉमन है. अच्छा, अब एक और बात इसमें याद रखिएगा कि पिछले कुछ सालों में जो स्टडीज हुई हैं उसमें ये भी पता चलाया गया है कि जो HIV इन्फेक्टेड पॉपुलेशन है, जैसे कि अभी मायरा ने गालिबन क्वेश्चन पूछा था या जिसने भी पूछा था कि इन लोगों में इम्यूनिटी कम होती है, तो बच्चे जरूरी नहीं है कि कोई भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जब हो तो वो लो इम्यूनिटी की वजह से ही हो, लेकिन स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, उसमें तो लाजमी इम्यूनिटी लो ही होगी. ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन किसी ड्रग से भी हो सकते हैं, किसी खाने की चीज से भी हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पे बैक्टीरियल कंपोनेंट है, यहाँ पे इन्फेक्शन है, तो यहाँ पे डेफिनेटली लो इम्यूनिटी भी है. ओके, सो HIV infected population में almost 50% of the HIV infected population is co-infected with Mycobacterium tuberculosis. ठीक है, this can be an MCQ कि कौन से ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हो तो साथ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का 50% ऑफ केसेस में होता ही है. And if it is not treated in time, obviously mortality will be high. Okay, so अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, कैसे ट्रांसमिट होती है. पेशेंट्स जिन लोगों में एक्टिव पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है या एक्टिव इन्फेक्शन है, वो जब कॉफ करते हैं
तो एरोसोल्स क्रिएट होते हैं और इन एरोसोल्स के अंदर बैक्टीरिया की लार्ज क्वांटिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस टू द डेसिकेशन, इसमें क्या है कि चूंकि ये इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होते, सो दे रिमेन वायबल एज द ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई सस्पेंडेड इन द रूम एयर फॉर ऑलमोस्ट एटलीस्ट 30 मिनट्स, ठीक है। सो ये अगेन ये एक ऐसी चीज आ गई है जिसको आप ये कह सकते हैं कि दिस हैज बीन नोन फॉर सो मेनी इयर्स, लेकिन चूंकि कोरोना के केस में इसकी मोर्टेलिटी बहुत जल्दी हो रही थी लोगों की, और जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा सिवियर थे और बहुत जल्दी सामने आ रहे थे, शायद इस वजह से उसको इतनी इम्पोर्टेंस मिल गई है कि जो कॉफ एटिकेट पे जोर दिया जा रहा है या मास्क वगैरह पहनने पे जोर दिया जा रहा है। ऑल्दो ट्यूबरकुलोसिस इज ऑल्सो अ वेरी डेंजरस डिजीज, और इसमें भी यही प्रिकॉशंस हैं जो हर किसी को लेनी चाहिए, ठीक है। स्पेशली अगर आप एक टीबी वार्ड में काम कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप एक डेंटिस्ट हैं, आपको नहीं पता कि आपका पेशेंट जो आपके पास आया है वो किस किस और डिजीज का भी शिकार है, ठीक है ना। सो आप लोगों का काम चूंकि ओरल कैविटी से रिलेटेड है, इसलिए आपको हमेशा ही आपके सेटअप में ऐसा होता है कि आप लोग मास्क तो लाजमी पहनते हो, मास्क और ग्लव्स आपने तो ऑलरेडी पहने होते हैं, लेकिन अब ये कि बाकी सब डिपार्टमेंट्स में भी इसको कॉमनली प्रैक्टिस में लाया जा रहा है। So the principal mode of contagion is person to person transmission by inhalation of aerosol, ठीक है। Single infected person can pass the organism to numerous people in an exposed group. Let's say कि एक closed compartment है जिसमें आप किसी भी शख्स के साथ आप बैठे हुए हैं, वो एक कार भी हो सकती है, it can be a bus, ठीक है, या फिर कोई क्लासरूम हो सकता है, कोई हॉस्टल हो सकता है, उसको भी आप एक क्लोज उसमें कर लेते हैं, हॉस्टल का कमरा है, ठीक है। सो देर आर सो मेनी पीपल अराउंड यू व्हेन यू आर इन अ बस और इन एनी कंपार्टमेंट, ठीक है। सो क्लोज कंपार्टमेंट में हमेशा ये चांस तो होता है कि अगर एक पर्सन को किसी भी किस्म का इन्फेक्शन है, और स्पेशली वो इन्फेक्शन जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए से फैलते हैं, जो कॉफ के जरिए से फैलते हैं, या इवन व्हेन वी टॉक तब भी एरोजोल्स जनरेट होते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं तब भी जनरेट होते हैं, जब हम कॉफ करते हैं तब भी जनरेट होते हैं, जब हम स्नीज करते हैं तब भी जनरेट होते हैं। तो जितने लोग उस पर्सन के करीब होंगे वो सब के सब एट रिस्क होंगे कि वो इन्फेक्शन वो गेटअप कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ पिक्चर जस्ट टू लेट यू नो कि दिस इज अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड दिस इज एन इन्फेक्टेड पर्सन। यहाँ पे आप एक लंग कैविटी भी देख सकते हो, ठीक है। स्नीजिंग एंड कॉफिंग दोनों से जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, इन एरोसोल्स के जरिए किसी भी हेल्दी पर्सन से जो सेम एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, इस पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है। ओके, सो कौन से लोग हैं जो हाई रिस्क पे हैं ट्यूबरकुलोसिस डेवलप करने के लिए? इसमें बहुत कम एग्जांपल्स दी हुई है, लेकिन इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं। नंबर 1 यहाँ पे लिखा है HIV इन्फेक्शन। डेफिनेटली वो लोग जिनकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी लो है, दे आर एट हाई रिस्क टू डेवलप दिस इन्फेक्शन। फिर वो लोग जो स्मोक करते हैं रेगुलरली, वो लोग जिनकी न्यूट्रिशन कम है, और वो लोग जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो ये सिर्फ 4 कैटेगरीज हैं। इसमें एक बहुत बड़ी कैटेगरी जो नहीं लिखी हुई वो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ठीक है। बिकॉज वी बीइंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, हमने पेशेंट्स को डील भी करना है नोइंगली और अननोइंगली। समटाइम्स वो पेशेंट डायग्नोज्ड होता है, समटाइम्स हमें नहीं पता होता, ठीक है। अगर डायग्नोज्ड होगा डेफिनेटली आप सारी प्रिकॉशंस ले लोगे, लेकिन जब अनडायग्नोज्ड है तो आपको नहीं पता। सो एवरी पर्सन हु इज एंटरिंग योर क्लिनिक, उसके लिए आपको ये सस्पेक्ट करना चाहिए कि वो किसी भी किस्म के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में या किसी भी किस्म के कंटेजियस इन्फेक्शन में मुब्तला हो सकता है। यू डोंट नो द स्टेटस, okay, so you have to take your own safety precautions, and it is good or even better कि आप पेशेंट को इतना एजुकेट कर दें कि जब उसे खांसी आती है, या जो ऐसा पेशेंट है जिसको रूटीन बेसिस पे खांसी आ रही है, तो अपनी इन्वेस्टिगेशंस तो करवाए, अपना मेडिकल हेल्प तो सीख करे, लेकिन अपनी पर्सनल जो मास्क है वो उसको इस्तेमाल करे ताकि दूसरे लोग भी उस डिजीज से एट रिस्क ना आए। कॉन्टेक्ट्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, ये कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। स्पेशली वो लोग जिनकी फैमिली में, जिनके घर में किसी बंदे को ट्यूबरकुलोसिस हो, ठीक है। वो जो हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट्स हैं, जो उस घर में उसके साथ रह रहे हैं, जो डेली उसी एनवायरनमेंट से एक्सपोज हैं जहाँ पे वो कॉफ कर रहा है या स्नीज कर रहा है, ठीक है। ओके,
हॉस्पिटल स्टाफ हैंडलिंग द पेशेंट और हिज रेस्पिरेटरी सिक्रेशन, ठीक है, दिस शुड बी रिमेंबर्ड कि जो भी लोग हैं उसमें, चाहे उसमें नर्सेज हैं, चाहे उसमें वार्ड बॉयज हैं, चाहे उसमें डॉक्टर्स हैं, जो भी लोग हैं जो कि इस पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं या उसकी रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस को हैंडल कर रहे हैं. पर्सन्स लिविंग इन क्लोज कंपार्टमेंट्स, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया. पर्सन्स विद पुअर न्यूट्रिशन, ठीक है, एंड हाई स्ट्रेस लेवल. सो इसमें एक बात याद रखिएगा, जो आपको इतना स्ट्रेस किया जाता है कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू योर वार्ड और योर क्लिनिकल, जो भी आपका क्लिनिकल क्लास है उसमें जब आपने जाना है, जब आपने पेशेंट्स चेक करने हैं स्पेशली, तब से तो आपको अपनी रूटीन बना लेनी चाहिए कि आपने एक हेल्दी डाइट लेनी है और आपने अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना, अपनी इम्यूनिटी को खुद लो नहीं होने देना. एंड इफ एट सम स्टेज ऑफ the studies, if you're not feeling well or at some stage जहाँ पे आपने clinical भी आप practice कर रहे हो, even if you're not well, so it is better to take a day off than to catch an infection or to spread an infection. ठीक है. Mycobacterium tuberculosis produces no exotoxins and does not contain endotoxin itself. All the initial site of infection is the lung. ठीक है, वो हमने डिस्कस कर लिया. क्यों? Because they require oxygen rich environment. Mycobacterium tuberculosis survives and multiplies within a cell vacuole called the phagosome. So जब ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हो गए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एंटर हो गए, अब ये रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, सेल के अंदर एंटर हो सकते हैं. अच्छा, उसमें क्या है, फेगोसोम बनेगा. फेगोसोम, ये जो आपने फेगोसिटोसिस का प्रोसेस पढ़ा होगा, तो फेगोसोम से फेगोलाइसोसोम बनेगा और उसमें इस बैक्टीरियम को डिस्ट्रक्ट हो जाना चाहिए. ठीक है. ऑल्दो इन हेल्दी इंडिविजुअल्स मोस्टली अगर कोई बैक्टीरियम बॉडी के अंदर एंटर हो जाए तो उसका जो फॉलोइंग जो टाइम होता है नेक्स्ट 2 to 4 वीक्स में बॉडी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी यूज करती है किसी भी किस्म का जो इन्फेक्शन हो उसको क्लियर करने के लिए. ठीक है. बट समटाइम्स वी हैव सम बैक्टीरिया और सम वायरसेस जिनको डिस्ट्रॉय करना बॉडी के लिए इतना इजी नहीं होता. जैसे कि इसकी कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो कि फेगोसोम को फेगोलाइसोसोम बनने से रोक देती हैं ताकि बैक्टीरिया जो है ये डिग्रेडेटिव एंजाइम्स को ओवरकम कर जाए और बॉडी के अंदर सरवाइव कर जाए. सो बेसिकली यहाँ पे जो विरुलेंस है ना वो इसी से रिलेटेड है. बैक्टीरिया का होस्ट सेल के अंदर सरवाइव करने के लिए अपने मैकेनिज्म्स जनरेट करना और उनको यूटिलाइज करना कि वो डिग्रेडेटिव एंजाइम्स के जरिए से खुद से डिस्ट्रक्ट ना हो जाए और बॉडी के अंदर सरवाइव कर जाए. ठीक है. तो बेसिकली इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो विरुलेंस फैक्टर है या आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी है सर्वाइवल के लिए वो यही है कि वो ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है कि वो डिस्ट्रक्ट ना हो सके. ट्यूबरक्यूल बेसिलाई दे आर इनहेल्ड इनटू एल्वेलाई ऑफ द लंग्स एंड इंजेस्टेड बाय मैक्रोफेजेस बट नॉट किल्ड. ठीक है. इसके मैकेनिज्म हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया कि दे हैव सर्टेन प्रोटीन्स जो कि डिग्रेडेटिव एंजाइम से इनको प्रोटेक्ट कर लेती हैं. These bacteria multiply in macrophages and they cause additional macrophages to migrate into the area forming an early tubercle. So क्या होता है कि जब कुछ बैक्टीरिया हैं मैक्रोफेजेस के अंदर ये रिपीटेडली ग्रो करें. अब मैक्रोफेज जो है वो एक फेगोसिटिक सेल है और उसकी भी एक कैपेसिटी है कि किस हद तक उसके अंदर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो देयर विल बी अ स्टेज जब ये मैक्रोफेज जो है इसकी ये कैपेसिटी एक्सीड कर जाएगी, ये सेल रप्चर हो जाएगा और ये बैक्टीरिया जो है ये सराउंडिंग सेल्स के अंदर फैल जाएंगे विद द सेम मैकेनिज्म. इसी तरह से सेल्यूलर अपटेक होगा और फिर ये अपने मैकेनिज्म यूज करके अपनी डिस्ट्रक्शन को रोक देंगे और उसी फेगोसोम के अंदर फर्दर मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे. ठीक है. अच्छा, सो ये जो ट्यूबरकल है ये कैसे बनता है? अब इस एरिया में यहाँ पे फर्दर जो प्रोटेक्टिव सेल्स हैं या फेगोसिटिक सेल्स हैं वो आना शुरू होंगे ताकि वो किसी तरह से इस एरिया में जो भी फॉरेन बॉडी या फॉरेन पार्टिकल एंटर हो गया है उसको रोक सकें. ठीक है. ये जो अर्ली ट्यूबरकल है इसको हम कहते हैं गॉन फोकस. ठीक है. ये टर्मिनोलॉजीज आपने याद रखनी है. व्हाट इज अ गॉन फोकस? इट इज बेसिकली द अर्ली ट्यूबरकल. ठीक है. After a few weeks, when many of the macrophages die and release the tubercle bacilli, they form a caseous center in the tubercle. अब अपना थोड़ा सा रिकॉल करें इन्फ्लेमेशन का चैप्टर जिसके अंदर आपने पढ़ा था कि 3 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन है. एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है और ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन. ठीक है. तो जो ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन हमने पढ़ी थी वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है.
टेकिंग देम एज अ फॉरेन पार्टिकल और टेकिंग देम एज अ बैक्टीरियम, ठीक है, जो कि बॉडी को हार्म कर सकता है, इसके तौर पे इसको लेके यहाँ पे एक ग्रेन्युलोमा बनना शुरू होगा जिसके सेंटर में केसियस नेक्रोसिस है। ठीक है, ये आपने ये सारी चीजें आप पहले पढ़ चुके हुए हो। ठीक है, तो केसियस नेक्रोसिस जो है वो इसकी चीजी अपीयरेंस होती है। ठीक है, सो जो जब मैक्रोफेजेस जो है ये यहाँ पे ये मैक्रोफेजेस जो है ये किल होना शुरू होंगे या रप्चर होना शुरू होंगे, तो जो मैक्रोफेजेस खत्म हो रहे होंगे ये अपने सिग्नल रिलीज करेंगे जिनकी वजह से फर्दर जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं वहां पे फर्दर फेगोसिटिक सेल्स गैदर अप हो जाएंगे और मैक्रोफेजेस आएंगे और लिम्फोसाइट्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी। उसका स्ट्रक्चर हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा आपको, अगर नहीं है तो उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि इन द सेंटर देयर इज द चीजी अपीयरेंस और द केशियस नेक्रोसिस। ठीक है, और इट इज फर्दर सराउंडेड विद द इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड द जाइंट सेल्स, एपिथेलॉइड सेल्स। ठीक है, वो हम इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा, मेच्योर ट्यूबरकल क्या है? इट हैज अ फर्म आउटर लेयर कंटेनिंग द फाइब्रोब्लास्ट। तो पहले हम स्ट्रक्चर कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं मेच्योर कैसे होता है। तो ये देखें, ये हमारे पास एक ग्रैन्युलोमा का आप कह सकते हैं स्कीमेटिक डायग्राम है जिसके सेंटर में नेक्रोसिस है। ठीक है, कौन सी टाइप की नेक्रोसिस होती है? केशियस नेक्रोसिस होती है। ठीक है, अच्छा, अब इसके सराउंडिंग आप देख सकते हैं ये एपिथेलॉइड सेल्स हैं। इसके सराउंडिंग आपके पास ये जो ब्लू में आपको नजर आ रहे हैं ये न्यूक्लियाई हैं किस चीज के? लिम्फोसाइट्स के। ठीक है, और ये यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल, ये जो है ये आप ये कह सकते हैं कि ये एक सिंसिटियम फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जिसमें ये बहुत सारे सेल्स जो हैं ये आपस में गैदर अप होके एक सिंसिटियम बना देते हैं। सो दिस इज अ मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल। ठीक है, सो ये जनरलाइज्ड कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, यू कैन कॉल इट अ प्राइमरी ट्यूबरकल। ठीक है, सो इसमें यही तक के कंपोनेंट्स हैं। जब ये इमेच्योर से मेच्योर फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो इसके बाहर एक फाइब्रोब्लास्ट की लेयर भी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे बाहर एक लेयर फाइब्रोब्लास्ट की भी आ जाएगी। सो द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ अ ग्रैन्युलोमा दे इंक्लूड एपिथेलॉइड सेल्स, मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स, लिम्फोइड सेल्स। ठीक है, नेक्रोसिस एंड फाइब्रोसिस ये आप जनरल स्ट्रक्चर पढ़ भी चुके हैं, जहाँ पे आपने ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन पढ़ी थी। हमारे आज के टॉपिक में इसका एज सच वो नहीं है, कोई लिंक इस तरह से नहीं है कि हमने इसकी हिस्टोपैथोलॉजी नहीं पढ़नी, हमने इसके कंपोनेंट्स नहीं पढ़ने, हमने सिर्फ एक रिवीजन दी है कि हमने जो चैप्टर जो आपका इन्फ्लेमेशन का चैप्टर था उसमें जो कुछ पढ़ा था उसको हमने एक क्विक रिवीजन दी है। ठीक है, मेच्योर ट्यूबरकल हैज अ फर्म आउटर लेयर कंटेनिंग फाइब्रोब्लास्ट surrounding the mass of macrophages and lymphocytes. Caseous center enlarges by the process of liquefaction, forming a tuberculous cavity in which the bacilli multiply. ठीक है, अब ये डिजीज जो है ये क्रॉनिक की तरफ जा रही है। ठीक है, तो जो इमेच्योर ट्यूबरकल था वो मेच्योर हो गया है। ठीक है, अब इसके सेंटर में लिक्विफिकेशन हो गई है, कैविटी फॉर्मेशन हो गई है। ये लिक्विफिकेशन तब तक होती रहती है जब तक ये ट्यूबरकल रप्चर नहीं कर जाता, और जब ये ट्यूबरकल रप्चर कर जाता है तब ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, बेसिलाई जो है ये स्पिल हो जाते हैं ब्रोंकियोल्स में, डिसेमिनेट हो सकते हैं डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहले तो, और फिर बॉडी के दूसरे कंपोनेंट्स तक भी जा सकते हैं थ्रू द हेमाटोजेनस रूट या फिर इंक्लूडिंग द लिम्फ नोड्स। एक्सक्यूज मी। अच्छा, अब स्प्रेड कैसे होता है? ये स्प्रेड ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद इन द बॉडी अकर्स बाय टू मैकेनिज्म्स। या तो ये ट्यूबरकल इरोड करके ब्रोंकस के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसका केशियस कंटेंट वहां पे लीक हो जाएगा, फिर ये ऑर्गेनिज्म लंग के दूसरे पार्ट में फैल जाएंगे, और अगर ये स्प्यूटम जो है ये पेशेंट अपना स्वालो कर लेता है तो ये जीआईटी में भी रीच कर सकते हैं। और अगर पेशेंट वो स्प्यूटम एक्सपेक्टोरेट कर देता है, ठीक है, यानी थ्रू आउट कर देता है, तो फिर जो उसके सराउंडिंग एरिया में जो लोग होंगे वो भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। सेकंड क्या है कि ये डिसेमिनेट हो सकता है ब्लड स्ट्रीम से दूसरे ऑर्गन्स में। ठीक है, ये जो डिसेमिनेशन है ये अर्ली स्टेज पे भी हो सकती है अगर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी लो है किसी की। ठीक है, और अगर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इंटैक्ट है तो फिर कुछ टाइम के लिए ये इनिशियल इन्फेक्शन जो है ना ये बॉडी के अंदर कंटेन हो सकती है। ठीक है, और कुछ फिर दोबारा जब वो इंडिविजुअल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगा किसी भी वजह से, या उसको कोई और क्रॉनिक डिजीज हो चुकी होगी, उसकी इम्यूनिटी किसी वजह से कॉम्प्रोमाइज होगी, तो वो दोबारा से इन्फेक्शन डेवलप कर सकता है। सो दिस इज कॉल्ड रीएक्टिवेशन ट्यूबरकुलोसिस, कि वो एक टाइम पे थी फिर वो डोरमेंट हो गई, और जब पेशेंट की इम्यूनिटी कम हुई तो वो दोबारा से
फुल अकर कर देगी। ओके, सो ये एक छोटी सी समरी है जिसमें हम बस मामूली सा इसमें हम देखने लगे हैं कि ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस है इसमें क्या डिफरेंस होते हैं। सबसे पहले तो एक जो है ना, जो इसके लियंस होते हैं ना, उसमें एक डिफरेंस होता है। जो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस है, अमूमन वो जो अपर लोब ऑफ लंग का जो है ना, आप समझ सकते हैं कि लोअर हाफ और जो लोअर क्वाड्रेंट है इसका अपर हाफ, ठीक है, अपर का लोअर और लोअर का अपर, ठीक है। ये एक लोकेशन यहाँ पे आगे ऊपर चल रही है। यहाँ पे जो प्राइमरी लियन बनती है, ठीक है, और अगर इस लियन के साथ, जैसे हमने अभी पढ़ा कि ये ग्रैंडोमा बन गया, ट्यूबरकल बन गया, ठीक है, अगर इस लियन के साथ लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व हो जाता है, इस प्राइमरी लियन को हम कहते हैं गॉन फोकस, ठीक है। और ये गॉन फोकस कहाँ पे होता है? प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस का जो गॉन फोकस है वो किस जगह पे मौजूद होता है? अपर लोब के लोअर एंड पे या लोअर लोब के अपर एंड पे, ठीक है। और जब इस गॉन फोकस के साथ जो है इसकी ड्रेनिंग लिम्फ नोड भी शामिल हो जाती है, तो अब हम इसको कहते हैं गॉन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये गॉन फोकस और गॉन कॉम्प्लेक्स याद रखिएगा, ठीक है, इसकी लोकेशन भी याद रखिएगा। अमूमन जो सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस होती है वो अपर लोब में होती है, ये देखें, ये एपाइकल एरिया में, यहाँ पे सेकेंडरी होती है, ठीक है। ये हमने सिर्फ लियंस ही देखी है इसमें से। ओके, सो अबाउट द क्लिनिकल फाइंडिंग्स, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं बच्चों इसमें? जो टिपिकल पिक्चर है वो तो यही है कि फीवर, ठीक है, इजीली फटीग हो जाती है और नाइट स्वेट्स, ठीक है, वेट लॉस बहुत ज्यादा होता है। मतलब इतना वेट लॉस होगा कि आपका पेशेंट आपको खुद बताएगा कि डॉक्टर साहब मेरे पिछले कुछ अरसे में जो है ना मुझे ऐसे महसूस होता है कि मेरे कपड़े खुले हो गए हैं, घर वाले भी कह रहे हैं कि वजन बहुत कम हो रहा है, ठीक है। और समटाइम्स आपके पास रिकॉर्ड भी होता है कि जी प्रीवियसली ये 6 महीने पहले या 1 साल पहले इस पेशेंट का इतना वेट था और 1 साल के दौरान या 6 महीने के दौरान या 2 महीने के दौरान इसका वजन जो है वो रिलेटिवली कम होता जा रहा है, ठीक है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, इट कॉजेज कॉफ एंड हेमोप्टिसिस, ठीक है, तो इसमें कॉफ भी है और ब्लड स्टेन्ड स्प्यूटम भी है। अच्छा, फिर फर्दर हमारे पास और क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स हो सकती है? स्कॉफ्यूला, एक स्कॉफ्यूला की टर्म आपकी बुक में यूज की गई है। ये क्या चीज है? बेसिकली माइकोबैक्टीरियल सर्वाइकल लिम्फ एडिनाइटिस। जो नेक के लिम्फ नोड्स हैं वो उनमें इन्फ्लेमेशन, ठीक है, इनलार्ज होते हैं और मेटेड अपीयरेंस होती है, स्वोलन नॉन टेंडर लिम्फ नोड्स, यूजुअली एक साइड पे, जिस साइड पे इन्फेक्शन होगा उस साइड पे वो लिम्फ नोड्स enlarged होंगे। Lymph adenitis is most commonly extrapulmonary manifestation of the tuberculosis। फिर एक और टर्म आपकी बुक में यूज हुई है, मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। इसमें क्या होता है? मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस में डिसेमिनेशन है, जनरलाइज्ड, ठीक है, मल्टीपल डिसेमिनेटेड लियंस दैट रिजेंबल द मिलेट सीड्स, ठीक है। तो ये सीड्स की तरह से पूरी डिसेमिनेटेड होती है। इसकी मैं भी आपको पिक्चर भी दिखाती हूँ मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस की। ये दोनों को कैसे आप डिफरेंशिएट करते हो। ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, ट्यूबरकुलस ऑस्टियोमाइलाइटिस भी हो सकता है, वर्टिब्रल ऑस्टियोमाइलाइटिस, पॉट्स डिजीज भी इसको कहते हैं। ये इसकी इंपॉर्टेंट डिसेमिनेटेड फॉर्म्स है। वन इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वुड लाइक टू मेंशन वो ये है कि ट्यूबरकुलोसिस बच्चों हमारी बॉडी में किसी भी ऑर्गन की ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, ठीक है, किसी भी ऑर्गन की ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं ओरल कैविटी में, ये देखें, ये यहाँ पे आपको अल्सर्स बने हुए ये नजर आ रहे हैं ना, ठीक है। ये जो लियंस हैं इनकी आप बायोप्सी लोगे, ठीक है, इनकी आप बायोप्सी लोगे, सेंड करोगे, तो इसमें ज्यादा चांस ये है क्योंकि ये ट्यूबरकुलोसिस है तो इसमें आपको ग्रैंडोमा फॉर्मेशन नजर आएगी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पेशेंट की टंग इन्वॉल्व है, ठीक है। तो डिफरेंट प्रेजेंटेशंस हैं। ट्यूबरकुलोसिस बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट कर सकती है। अच्छा, समटाइम्स ऐसे हो सकता है कि आपके पास पेशेंट आए हैं मेनिंजाइटिस के साथ, आपने उसकी इन्वेस्टिगेशंस रन की है, सीएसएफ भेजा, तो उसमें जो है ट्यूबरकुलोसिस आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज ए एनहांसमेंट एट द बेस ऑफ द ब्रेन, यहाँ पे आपको इस एरिया में नजर आ रहा है, ठीक है। स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकती है, ठीक है, ये एरिया है जो इन्वॉल्व है, ये आप देख सकते हो, ठीक है, वर्टिब्रल एरिया इज इन्वॉल्व। फिर ट्यूबरकुलोसिस कैन अकर इन द आई, ठीक है, इसमें ये जो छोटे छोटे डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ये यहाँ देखें इनकी डिटेल, ठीक है, और इसी तरह से ये इसके ब्रेन की इमेजिंग में भी नजर आ रही है। जी, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? देन
दिस इज द ईयर ऑफ अ पेशेंट, ठीक है, और ईयर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस अकर कर सकती है। देन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशंस इज ट्यूबरकुलोसिस व्हिच इज प्रेजेंट इन द लंग, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ आपको एरिया नजर आ रहा है, फाइब्रोसिस हुई है। देन ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द जीआईटी, इट इज वेरी वेरी कॉमन, ठीक है, जो जीआईटी की ट्यूबरकुलोसिस है ये भी बहुत कॉमन है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होती है इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस। ओके, सो अच्छा, अब हम पढ़ने लगे हैं कि ये सेकंड जो इम्पोर्टेंट फॉर्म है ट्यूबरकुलोसिस की, जो हमारे मुल्क में काफ़ी कॉमन है, वो है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस। तो ये जो है ये भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक पॉजिटिव एजेंट है। कैसे होती है? व्हेन इट इज स्वॉलोड आफ्टर बीइंग कॉफ्ड अप फ्रॉम अ लंग लियन, यानी कि प्राइमरी लंग लियन थी, पेशेंट ने जो स्प्यूटम है उसको इंजेस्ट कर लिया किसी वजह से, और इसकी वजह से इंटेस्टाइन में भी इन्फेक्शन डेवलप कर लिया। या सेकेंडली क्या हो सकता है? माइकोबैक्टीरियम बोविस, ठीक है। सो इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस के आपको दो पॉजिटिव एजेंट पता चल गए, एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, तो ये उन लोगों में होगा जिनमें प्राइमरी लंग लियन है और स्प्यूटम जो है वो अपना इन्फेक्टेड स्प्यूटम उस पेशेंट ने स्वालो कर लिया है और उसकी वजह से उसके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन डेवलप हो गया, या फिर माइकोबैक्टीरियम बोविस जो कि कैटल में होता है, ठीक है। सो व्हेन इट इज इंजेस्टेड इन अनपास्चराइज्ड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमने पढ़ी हैं जिसमें हमें ये पता चला है कि पास्चराइजेशन की बेसिकली क्या इम्पोर्टेंस है, कि हमारे पास बहुत सारी डिजीजेज ऐसी हैं जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं सिर्फ मिल्क पास्चराइजेशन के जरिए से, ठीक है। हाउ विल दिस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंट? विद एब्डोमिनल पेन, डायरिया, फीवर, वेट लॉस, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन इन सम केसेस, इसमें हेमरेज भी हो सकता है, और आइलियोसिकल रीजन जो है ये ज्यादातर इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस की हम बात करें थे अपर लोब के लोअर एंड पे या लोअर लोब के अपर एंड पे, ठीक है, दिस इज प्राइमरी। और मिलेरी ट्यूबरकुलोसिस की हमने बात की थी कि ये जनरलाइज्ड डिसेमिनेशन है, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको ये सीड से रिजेम्बलेंस दी थी, मिलेट सीड से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं छोटे 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 दाने जिस तरह होते हैं उस तरह से ये पूरे लंग के अंदर आपको लेयर नजर आ रही है। अच्छा, अब हमारे टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो कि एक फेवरेट क्वेश्चन है इन द एग्जाम्स, आपके हाउस एग्जाम्स में भी और आपके जो यूएचएस के एग्जाम्स हैं उसमें भी पूछा जा सकता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? थोड़ा सा इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा वो टॉपिक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो आपके पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो भी डिजीजेस कॉमन हैं, और स्पेशली वो डिजीजेस जो कि ट्रीट नहीं हो पा रही, ठीक है, उनकी पैथोजेनेसिस, उसमें विजिलेंस, ठीक है, या जिनको क्योर नहीं किया जा सक रहा किसी भी वजह से, फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस, फॉर एग्जांपल पोलियो, फॉर एग्जांपल डेंगू, हेपेटाइटिस, HIV, ठीक है, एंड डेफिनेटली समथिंग अबाउट कोरोना। जब हम वायरोलॉजी पढ़ेंगे तो हम उसमें इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमने इस टॉपिक को एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। लेकिन जो भी चीज, मलेरिया, ठीक है, टाइफॉइड, जो आपके मुल्क में जो डिजीज कॉमन है उसको कभी भी ये गलती मत कीजिएगा, किसी भी एग्जाम में उसको आपने कभी भी चॉइस में नहीं छोड़ना, चाहे आप MBBS कर रहे हो चाहे आप BDS कर रहे हो, लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट का वो पार्ट है और आपके रीजन में वो डिजीज कॉमन भी है तो आपने उसको कभी भी उसको जो है ना वो ऐसे नहीं करना कि आप उसको इग्नोर कर दें, आप सुपरफिशियल पढ़ लें और आप समझें कि बस ठीक है ये तो हो ही जाएगी गो थ्रू, ठीक है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आपसे लाजमी पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, ठीक है। यस कोरोना डेफिनेटली। ओके, सो ट्यूबरकुलोसिस का जैसे कि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा क्योंकि इतनी नो हाउ अब थोड़ी थोड़ी बच्चों को होती है कि ट्यूबरकुलोसिस की एक इम्पॉर्टेंस ये है, हमने कहा कि 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज बीन इन्फेक्टेड विद माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होते, इजीली डिस्ट्रॉय एनवायरमेंट में भी नहीं होते और इजीली डिस्ट्रॉय विद इन द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल भी नहीं होते। वो क्यों नहीं होते? इसलिए क्योंकि इन्होंने बहुत सारी तरह की रेजिस्टेंस जो है वो डिफरेंट ड्रग्स के अगेंस्ट भी डेवलप कर ली है, जेनेटिकली ये रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके हुए हैं
और बहुत सारी ऐसी डिजीजेस जो एक टाइम पे, बहुत सारी ऐसी ड्रग्स जो एक टाइम पे समझा जाता था कि इसकी ट्रीटमेंट के लिए यही काफ़ी हैं, तो वो अब अकेली काफ़ी नहीं है। नाउ वी आर अप टू अ स्टेज के मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस इमर्ज कर चुकी हुई है, और अब उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन को एक लंबे टाइम के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है, ऑल्दो इट इज ईजिली क्योरेबल। ठीक है, पेशेंट ठीक हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं ठीक होता वो हम अभी ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि उसमें रीजंस क्या है। अभी हमने पहले ये डिस्कस करना है कि हम इन पेशेंट्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे माइक्रोबायोलॉजी लैब में। ठीक है, तो आपके पास फिर जो हमारा एक टिपिकल पैटर्न है जिसको हम फॉलो करते हैं लैब डायग्नोसिस के लिए, बच्चों बुक में जो है ना ये बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है, तो ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट कि आपने उनमें से क्या पॉइंट्स हैं जो जरूरी डिस्कस करने हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सैंपल कौन सा आप लोगे। अगर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, पेशेंट को कॉफ हो रही है, हेमोप्टिसिस हो रही है, तो आपने स्प्यूटम का सैंपल लेना है। अगर जीआईटी सिम्टम्स हैं उसके, तो आपने जब उसकी एंडोस्कोपी की है, गैस्ट्रोस्कोपी एंडोस्कोपी आपने की है, तो आप उसकी बायोप्सी लेंगे। ठीक है, और जब अगर पेशेंट लेट से मेनिंजाइटिस के साथ किसी पेशेंट ने प्रेजेंट किया है और आपने रूल आउट करना है कि ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है, तो आप उसका सीएसएफ सैंपल ड्रॉ करेंगे, उसको आप सेंड करेंगे। तो चूंकि ट्यूबरकुलोसिस बॉडी के किसी भी ऑर्गन में डेवलप हो सकती है और प्रेजेंट कर सकती है। लेट से कि हम ओरल कैविटी की बात करते हैं, चूंकि हम डेंटिस्ट्री के हिसाब से बात करें, तो ओरल कैविटी में आपने देखा कि अगर कोई लियन है ऐसी, तो आप उसकी बायोप्सी भी ले सकते हो। जैसे आपने टंग पे देखा था, उसके अंदर से कुछ एक्सुडेटिव सा डिस्चार्ज था, तो आप उसका स्वाब भी लेके भेज सकते हो। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट वी हैव टू सिलेक्ट कि हमने कौन सा सैंपल सेंड करना है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज भी है कि जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन में जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है उससे रिलेटेड आप कौन सा सैंपल ड्रॉ कर सकते हो वो तो जरूर लिखें। ठीक है, स्टेनिंग आपने कौन सी करनी है, एसिड पास स्टेनिंग है या ज़ील नेल्सन स्टेनिंग है जो आपने करनी है। उसमें आपको क्या नजर आएगा, रेड कलर के रॉड्स नजर आएंगे अगेंस्ट अ ब्लू बैकग्राउंड। ठीक है, ब्लू बैकग्राउंड क्यों है, बिकॉज दिस बैक्टीरिया आर इंट्रासेल्युलर, दे प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ठीक है, और इसमें जो है जो बैकग्राउंड है वो सेल का बैकग्राउंड है। ठीक है, वो भी मैं भी आपको दिखाती हूँ पिक्चर में। कल्चर किस पे करते हैं आप इसको, लिविंगस्टन जेनसन मीडियम इसके एगर का नाम है, ये आपने सबने याद रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर। जब आपका वाइवा होता है प्रॉफ का, तो उसमें ये लिविंगस्टन जेनसन मीडियम जो है ये अमूमन रखा जाता है दूसरे कल्चर मीडिया के साथ भी। ठीक है, और आपसे पूछा भी जाता है कि इसका नाम क्या है, इसको किस बैक्टीरियम की आइसोलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उस बैक्टीरिया से फिर रिलेटेड आगे आपका वाइवा प्रोसीड करता है। ठीक है, फॉर अप टू 8 वीक्स इट विल नॉट ग्रो ऑन द ब्लड एगर प्लेट, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ग्रो स्लोली। ठीक है, ये याद रखिएगा, इनका डबलिंग टाइम 18 आवर्स है, इन कंट्रास्ट टू मोस्ट बैक्टीरिया अमूमन जिनका 1 आवर या उससे कम होता है डबलिंग टाइम। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि जब हमने लिविंगस्टन जेनसन एगर भी यूज कर लिया है, तो 6 to 8 वीक्स जो है ना वो आपको वेट करना पड़ेगा कि अगर 8 हफ्ते तक टोटली किसी भी किस्म की कोई ग्रोथ नजर नहीं आती है, तब आप इसको नेगेटिव कंसिडर करोगे। ठीक है, क्योंकि ये स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया है। ओके, सो ये देखते हैं कि ये है जेडन स्टेनिंग की एक पिक्चर है। ठीक है, अंडर द माइक्रोस्कोप आपको इस तरह की जेडन स्टेनिंग के बाद पिक्चर नजर आएगी। ये जो रेड कलर के आप रॉड्स देख रहे हो, ठीक है, दीज आर एक्चुअली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, और ये जो ब्लू बैकग्राउंड है, ये जो मिथिलीन ब्लू या वेलाकाइट ग्रीन, दो जो हम काउंटर स्टेन यूज करते हैं, ये उसकी वजह से बाकी सेलुलर कंपोनेंट्स जो है ना ये स्टेन हुए हैं। ठीक है, सो बेसिकली वी नीड दिस कंट्रास्ट, ताकि इस कंट्रास्ट ब्लू के ऊपर ये जो बैक्टीरिया का अपना रेड कलर है ये एनहांस हो जाए। ठीक है, ओके, लिविंगस्टन जेनसन मीडियम ये आपने देख लिया। ठीक है, ये इस कलर का मीडियम होगा इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, और वो ऊपर से या बॉटल में भी हो सकता है, समटाइम्स बॉटल्स में होता है, और ऊपर से वो टाइड अप होती हैं, क्लोज्ड होगी वो बॉटल्स। ठीक है, तो ये आपको ग्रोथ नजर आ रही है इसके ऊपर। ठीक है, दीज आर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉलोनीज, जो कि इस कल्चर मीडियम के ऊपर कॉलोनीज आपको नजर आ रही है। ओके, जो बायोकेमिकल टेस्ट है उसमें नियासिन प्रोड्यूस करता है, उसमें कैटलिस पॉजिटिव है। न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट भी आप यूज कर सकते हैं। क्या चीज डिटेक्ट करेंगे उनसे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का आरएनए या डीएनए। मॉलिक्यूलर टेस्ट भी हम यूज कर सकते हैं, इनसे हमने क्या करना है, म्यूटेशंस को
डिटेक्ट करना है। म्यूटेशंस जो है वो किस चीज के लिए होंगी, ड्रग रेजिस्टेंस के लिए होंगी डेफिनेटली, ठीक है। सो इसमें एक कैटलेस जीन है जो कि आइसोनियाजिड से रेजिस्टेंस को मीडिएट करती है, और एक आरएनए पॉलीमरेज जीन है जो रिफैम्पिसिन से या रिफैम्पिन से रेजिस्टेंस को मीडिएट करती है, ठीक है। ये आप ये देख लीजिएगा, 2 तरह की म्यूटेशंस हैं जो इनमें डिटेक्ट की जाती हैं, और इसका जो लैब डायग्नोसिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने 1-2 टेस्ट नहीं लिखने, इसमें आपने ये सारे टेस्ट लिखने होते हैं। अच्छा, ल्यूसीफेरेज से, ठीक है, इसमें ये आप देख लें, एक फायर फ्लाई की पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट, छोटा सा आसान सा है, ये अमूमन बच्चों को बहुत जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, बेसिकली फायर फ्लाई जो है ना, इसके पास एक एंजाइम होता है ल्यूसीफेरेज, ठीक है। इसकी मदद से हम क्या चीज डिटेक्ट कर सकते हैं, ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वो वाले माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कि मल्टीपल ड्रग्स से या किसी स्पेसिफिक ड्रग से रेजिस्टेंट है, वो रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हमने आइसोलेट करने होते हैं, आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो जो फायरफ्लाई का एंजाइम है ल्यूसीफेरेज, ये कैसे हेल्प करता है, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द फायरफ्लाइज दैट प्रोड्यूसेस फ्लैशेस ऑफ लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी एटीपी प्रोडक्शन जब होती है तो ये एंजाइम जो है, ये जो फायरफ्लाई से आइसोलेट किया गया है, ये लाइट या कलर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, फ्लैशेस ऑफ लाइट प्रोड्यूस करेगा बेसिकली। अगर आपने मीडियम के अंदर बैक्टीरिया एंटर किए, उसके अंदर ड्रग एंटर की, अगर ड्रग ने बैक्टीरिया को किल कर दिया या बैक्टीरिया जो है वो उससे रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली रिजल्ट डिफरेंट होगा। अगर ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट होगा, किसी भी किस्म का इफेक्ट ड्रग का नहीं हो रहा होगा, तो लार्ज अमाउंट में एटीपी प्रोड्यूस करेगा, उस एटीपी की वजह से लूसीफेरेज एंजाइम जो है वो लाइट प्रोड्यूस करेगा, जो लाइट जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म अगर सेंसिटिव होगा ड्रग से, ड्रग उसके ऊपर इफेक्ट कर रहा होगा, एटीपी कम बनेगा क्योंकि बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और इसकी वजह से जो है वो कम लाइट प्रोड्यूस होगी। सो ये सिंपल सा आसान सा जो मैकेनिज्म है इसका, इजी टू रिमेम्बर, इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको डिफिकल्ट लगे आप ना याद कर सकें। अच्छा, अब जो है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट आ रहा है, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बच्चे इसको इंटरप्रेट गलत करते हैं। तो बच्चों, इसकी आसान सी इंटरप्रिटेशन मैं आपको बता रही हूँ, इसको ध्यान से सुन लेंगे, इसको याद रखेंगे। बुक में शायद थोड़ी सी कंफ्यूजिंग करके लिखी हुई है, हालांकि इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल सा टेस्ट है, ठीक है। हमने पहले डिस्कस किया है कि इनकी बैक्टीरिया जो है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इनकी स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जो कुछ वैक्सीन के साथ मिलके डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जनरेट करते हैं। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की ये जो प्रोटीन्स हैं, इनको प्यूरिफाइड फॉर्म में होस्ट बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर इंट्राडर्मली इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, जस्ट बिलो द स्किन, द डर्मल लेयर। और 48 आवर्स के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि उस एरिया में जहाँ पे हमने मार्क किया था, वहां पे आपने उस एरिया में ऑब्वियसली आपने एक मार्क भी लगा देना है, आपने टाइम भी लिख देना है कि लेट से मैंने 17 जून को सुबह 10 बजे मैंने इस पेशेंट का ये टेस्ट कंडक्ट किया है, और उस एरिया को आपने मार्क कर देना है। अब 48 आवर्स के बाद आपने उस एरिया को दोबारा विजुलाइज करना है, और उसमें अगर कोई इंड्यूरेशन या स्वेलिंग हो रही है तो उसको आपने वर्नियर कैलिपर की मदद से मेजरमेंट ले लेनी है, ठीक है। ये हम देख रहे हैं, ठीक है, ये प्यूरिफाइड प्रोटीन है और ये इंट्राडर्मली इस पेशेंट को इंजेक्ट की जा रही है। अब क्या होगा 48 आवर्स के बाद, ये देखें, ये डर्मल लेयर तक इसको लेके जाना है आपने, यहाँ पे ये एपिडर्मिस है, आपने यहाँ पे इस लेयर के अंदर। अब ये 3 तरह की पिक्चर हो सकती है जो 48 आवर्स के बाद आपको देखने को मिले, ठीक है। मामूली सी ड्यूरेशन हो सकती है, थोड़ी सी दरमियानी सी हो सकती है, और थोड़ी ज्यादा हो सकती है, ठीक है। ये वर्नियर कैलिपर से हमने मेजरमेंट इसलिए लेनी होती है क्योंकि ये आप इस तरह से नेकेड आई से देख के इस तरह से आप असेस नहीं कर सकते कि ये कितने मिलीमीटर है। सो वी नीड द एक्यूरेट मेजरमेंट्स ताकि हम बता सकें कि ये पेशेंट कौन सी कैटेगरी में है और इसका क्या मतलब है। यहाँ पे आप देखें 5 to 9 मिलीमीटर्स है, अगर पेशेंट कैटेगरी 1 में है तो इसको पॉजिटिव कंसिडर करना है। 10 to 14 है, अगर कैटेगरी 2 में है तो हमने पॉजिटिव कंसिडर करना है, और ग्रेटर देन 15 अगर कैटेगरी 3 में है तो हमने पॉजिटिव कंसिडर करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये कैटेगरीज क्या हैं। एक ऐसा इंसान है जिसमें कोई भी नोन या डॉक्यूमेंटेड रिस्क फैक्टर नहीं है टीबी के लिए, जितने हमने पढ़े थे, ना वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, ना उसकी इम्यूनिटी लो है, ना उसका कभी एक्सपोजर हुआ है, कभी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से इन्फेक्टेड किसी पर्सन के किसी किस्म का नहीं, ना वो HIV है, कुछ नहीं है, ठीक है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है जो हम जानते हो। तो उसमें हमने अगर मामूली स्वेलिंग होगी तो हमने कुछ नहीं कंसिडर करना। अगर 15 मिलीमीटर से बड़ी, काफी बड़ी स्वेलिंग बन जाती है,
फिर हम कहेंगे कि ये टेस्ट पॉजिटिव आया है, ठीक है। अच्छा, इसके कॉन्ट्रेरी एक पेशेंट है जिसमें कोई किसी ऐसी जगह से ट्रैवल करके आया है पिछले कुछ अरसे में जहाँ पे टीबी बहुत ज्यादा फैली हुई है, या आईवी ड्रग अब्यूजर है, या कोई ऐसा लैब पर्सोनल है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को डील करता है लैब में, ठीक है, या फिर उसकी जो है ना वो किसी वजह से इम्यूनिटी थोड़ी कम हो सकती है, या उसको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, छोटे बच्चे हैं। इनमें अगर 10 मिलीमीटर तक स्वेलिंग होगी तो हम उसको पॉजिटिव कंसिडर कर लेंगे इन लोगों में, ठीक है। 10 मिलीमीटर की स्वेलिंग का मतलब ये नहीं है कि ये आईवी ड्रग यूजर है, ठीक है, या ये कि इसको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, इसका कुछ भी मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये 10 मिलीमीटर की स्वेलिंग उस वक्त पॉजिटिव समझी जाएगी जब इनमें से कोई भी फैक्टर्स आपको हिस्ट्री से पता चले, ठीक है। और अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसके बारे में आपको पता है कि वो HIV पॉजिटिव है, या उसके घर में किसी को टीबी है, या उसके एक्सरे पे, चेस्ट एक्सरे पे कोई नोड्यूल आ गया है, या उसका कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, इस पेशेंट में छोटी सी भी स्वेलिंग होगी ना तो हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे। कोई ऐसा पेशेंट जिसकी हिस्ट्री में इनमें से कोई कंपोनेंट है, HIV पॉजिटिव पेशेंट है, या टीबी पेशेंट के साथ रिसेंट कांटेक्ट हुआ है, या चेस्ट एक्सरे पे कोई उसकी फाइब्रोटिक चेंजेस आई हैं या नोड्यूल आया है, तो छोटी सी भी स्वेलिंग, 5 mm बहुत छोटी स्वेलिंग होती है, 15 mm उसके मुकाबले में काफी बड़ी स्वेलिंग होती है, ठीक है। तो मामूली सी स्वेलिंग को भी हम इग्नोर नहीं करेंगे, हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इस पेशेंट को टीबी तो नहीं है, ठीक है। ये इंटरप्रिटेशन याद रखिएगा, ये बुक में से आप लोग उल्टी पढ़ लेते हो। 5 mm की स्वेलिंग का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट HIV पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन HIV पॉजिटिव है अगर पेशेंट, तो इतनी सी स्वेलिंग भी पॉजिटिव कंसिडर होगी, ये याद रखना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ आ गया होगा, इसमें कोई गलती नहीं करेंगे। पॉजिटिव स्किन टेस्ट, अब हमने कहा हम पॉजिटिव लेंगे किन कंडीशन। पॉजिटिव स्किन टेस्ट क्या बताता है? प्रीवियस इन्फेक्शन बताता है, या अगर किसी पेशेंट का कोई एक्सपोजर हुआ है या उसकी वैक्सीनेशन हुई भी है तो इन लोगों में भी टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। फर्दर इसमें एक और टेस्ट है इंटरफेरॉन गामा रिलीज से। इसमें क्या है कि ब्लड सेल्स हम पेशेंट से लेके इनको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से एक्सपोज करते हैं और जो इंटरफेरॉन गामा रिलीज होता है उसको मेजर कर लेते हैं। ट्रीटमेंट के लिए क्या है? मल्टी ड्रग थेरेपी आपने यूज करनी है, अमूमन 6 से 9 महीने के लिए ट्रीट किया जाता है। ऑर्गेनिज्म दैट बिकम रेजिस्टेंट टू वन ड्रग, इनको हम अमूमन आर इनहिबिटेड मे बी इनहिबिटेड बाय द अदर, तो हम इसमें कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज करते हैं। 4 ड्रग्स हैं, आइसोनियाजिड, रिफैम्पिन, पायरिजिनामाइड, इथम्ब्यूटोल, जो पहले 2 महीने के लिए देते हैं। फिर 2 ड्रग्स हैं, आइसोनियाजिड और रिफैम्पिन, जो कि हम आगे फर्दर 4 माह के लिए देते हैं। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस क्यों है? सबसे बड़ा रीजन है नॉन कंप्लायंस। नॉन कंप्लायंस का क्या मतलब है? क्योंकि एक लंबे अरसे के लिए दवाई खानी पड़ती है, इससे बहुत सारे मरीज जो हैं वो उसको कंटिन्यू नहीं करते, ठीक है। तो आपने पेशेंट को हमेशा काउंसल करना है। लेट्स से उसकी ओरल कैविटी में लियन है, लेट्स से उसके हेड एंड नेक के लियन में कहीं पे भी कोई लियन है, जो जहां पे भी आपने डायग्नोज की है, आपने उसको हमेशा काउंसल करना है कि दवाई ज्यादा टाइम खानी पड़ेगी, लेकिन अगर आप अपनी कोई भी खुराक छोड़ देंगे तो आपको दोबारा सारा कोर्स शुरू करना पड़ेगा। इसका हल WHO ने ये निकाला है कि डॉट्स के नाम से, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी, DOTS के नाम से ये स्टार्ट की है, जिसका बेसिकली इसका मकसद ये है कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो इसको ऑब्जर्व करते हैं कि ये पेशेंट अपनी दवाई में किसी भी किस्म का गैप ना दे, ठीक है। सो लास्ट हमारे पास क्या चीज़ है? प्रिवेंशन। इसकी प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन के बारे में आपको लाजमी आना चाहिए कि इसमें क्या करते हैं। इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है वैक्सीन। BCG वैक्सीन हर बच्चे को लगाई जाती है जब वो पैदा होता है, ठीक है, स्पेशली इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। WHO ने इसको रिकमेंड किया हुआ है। हमारे पास जो एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है, EPI शेड्यूल, उसमें BCG एट बर्थ हर बच्चे को लगाई जाती है, ठीक है। और आप में से बेशतर लोगों के भी अपर आर्म पे जो है, जहाँ पे डेल्टॉइड मसल है आपका, वहां पे एक छोटा सा स्कार होगा जो कि बेसिकली BCG वैक्सीन या ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट आपकी वैक्सीनेशन एट बर्थ हुई होगी, ठीक है। द वैक्सीन कंटेन्स अ स्ट्रेन ऑफ लाइव एटेन्यूएटेड M. bovis called the Bacillus calmette-guerin, ठीक है। तो लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियम, ठीक है, इस वैक्सीन में हम इंजेक्ट करते हैं। इट इज एडमिनिस्टर्ड एट बर्थ
अच्छा, सेकंड जो मेथड है वो क्या है इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस की, खासतौर पर जब हम बात करते हैं मिल्क पास्चराइजेशन, इजी और जो आसान और सिंपल तरीका है जिसके जरिए से आप इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस को रोक सकते हैं, वो ये है कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हमेशा पास्चराइज बनने चाहिए। ठीक है, सो एनी क्वेश्चंस अबाउट द टॉपिक? जो कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं रह गया जो आपको समझ नहीं आया? ऑल द वे ओनली लेफ्ट विद 2 मिनट्स। स्टिल मैं आपको यही कहूंगी कि बच्चों टॉपिक चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना है और अभी मैं आंसर नहीं भी कर पाती, जस्ट राइट इट डाउन, वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। मिलेरिया टीबी है डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि पूरे लंग्स में स्प्रेड हो जाएगी। पहले हमने पढ़ा कि एक फोकस बना हुआ है, ठीक है, जो हमने पढ़ा था ना प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस में एक फोकस बना हुआ है, कहाँ पे, अपर लोब के लोअर एंड पे या लोअर लोब के अपर एंड पे, तो वो एक सिंगल ट्यूबरकल था। ठीक है, जब वो ट्यूबरकल रप्चर होंगे तो वो डिजीज डिसेमिनेट हो जाएगी। ठीक है, जब वो वहां से रप्चर होंगे, कैविटेशन लिक्विफिकेशन हो गई सेंटर में, ठीक है, अब वो रप्चर हो गए और उन्होंने इसको फैला दिया पूरे लंग्स में। लंग पैचेस, हाँ ये टाइनी पैचेस की तरह ही हैं, लेकिन वो सीड्स जैसी अपीयरेंस है, बड़े बड़े पैचेस नहीं है। When do symptoms appear after being infected with it? Okay. तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि जो नेक्स्ट 2 to 4 वीक्स होंगे जिसमें जब पेशेंट ने बैक्टीरिया को एक्वायर कर लिया है, अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या चीज होगी कि जो फर्स्ट 2 to 4 वीक्स होंगे उसमें बॉडी अपने प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म से कोशिश करेगी कि बैक्टीरिया को खत्म कर दे। ठीक है, अगर इम्यूनिटी इंटैक्ट होगी तो ऐसा भी हो सकता है कि ये इन्फेक्शन फर्दर ना फैले, ये कंटेन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर नहीं होगी तो 2 to 4 वीक्स पास हो जाएंगे तो उसके बाद इसके सिम्टम्स आने शुरू हो सकते हैं। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के बाद भी, ठीक है, पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं, समटाइम्स ब्रीफ एक्सपोजर के बाद भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, एनी अदर थिंग? और समटाइम्स ऐसे भी हो सकता है, ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसे भी हो सकता है कि एसिम्प्टोमेटिक डिजीज रह जाए। ठीक है, ये सालों तक पता ही ना चले या महीनों तक पता ही ना चले, पेशेंट खुद से भी इस चीज को इतना एक्नॉलेज ना करे कि उसका वेट लॉस हुआ है या जो कुछ भी है। ठीक है, तो समटाइम्स ऐसे भी हो सकता है कि उसको एज सच कोई सिम्टम भी ना हो और वो प्रेजेंट भी ना करे और एक्सीडेंटली हम किसी और वजह से कोई किसी और डिजीज को हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, तो समटाइम्स देयर इज अ लंग पैच। ऐसा भी होता है कि साइलेंट डिजीज होती है और एक्सरे किसी और वजह से किया जाता है और उसमें ट्यूबरकुलोसिस निकल आती है। यस, ठीक है, ये जो पैचेस बन जाएंगे, यस इट मींस कि इसमें यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई है। ओरल टीबी, यस इट मे बी कॉमन, लेकिन जो पिक्चर्स हमने देखी है जरूरी नहीं है कि वो हमेशा उसी तरह ही हो। ठीक है, ऑब्वियसली मैं सारी पिक्चर्स तो नहीं लगा सकती थी, नेट पे बहुत सारी पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, लेकिन बेसिकली इस तरह भी हो सकता है कि वो एक छोटा सा ओरल अल्सर हो। ठीक है, हमने जो देखी है पिक्चर्स वो जरा डिफरेंट है, एक में टंग इन्वॉल्व हुई हुई थी, एक में जो है वो हाँ जी, एक में वैसे म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट थी, मल्टीपल लीयंस थे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ इन्हीं 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट करे, ऐसा भी हो सकता है कि एक सिंगल छोटा सा अल्सर टंग की साइड पे बना हुआ हो या ओरल कैविटी के म्यूकोजा में कहीं पे भी बना हुआ हो, और जब आप उसकी बायोप्सी सेंड करो तो आपको पता चले कि दैट वाज ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, so with this we come to an end. If you have any other questions you can write them down and we can have a discussion in the further lectures. ठीक है, अब आपके नेक्स्ट लेक्चर का टाइम स्टार्ट हो गया है, हम इसको वाइंड अप करते हैं। yes it can spread from lungs to any part of the body. ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।